स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने एजुकेशन का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लेक्चर के दौरान ही हैंड रेज कर लिया करें। बाकी फैकल्टी मेंबर्स मेरे साथ होते हैं, वो आप लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपके क्वेश्चन को पहले हम लोग लेंगे, उसके बाद जो है हम अपनी बात कंप्लीट कर लिया करेंगे। अगर टेस्ट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होता है, आपका लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन होता है, लास्ट वीक शायद था कि एजुकेशन के जो लेक्चर हैं वो उर्दू में होते हैं। वो सिर्फ उर्दू में होने की वजह ये थी कि आपको आसानी से समझ आ जाए। आई होप सो ये मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया आप लोगों के लेक्चर्स, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो भी डेज बाकी हैं उसमें जो टॉपिक्स आपके उर्दू में भी हो गए हैं उसको एक दफा इंग्लिश में मैं रिपीट कर दूं। एमसीक्यूज बिकॉज और बुक्स जो भी रिकमेंडेड थी वो मैंने इंग्लिश में ही दी थी, बट आज का जो आपका लेक्चर है वो मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया ताकि आपको होप सो समझ आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने देखना है असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट और एवेल्युएशन। ठीक है, जायजा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट हमारे पास इसकी कैटेगराइजेशन है। हम देख लेते हैं कि कौन से टेस्ट में कौन सा टेस्ट बाय मेथड होता है, बाय पर्पस दिया जाता है। ठीक है, रिटन है तो वो किस हवाले से, उसमें कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। ऑरल है तो वो किस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, अगर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर पे है तो वो कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ टेस्ट में हमारे पास यानी असेसमेंट में हमारे पास दो तरह के टेस्ट जो हैं वो होते हैं, बाय मेथड होता है और बाय पर्पस होता है। ठीक है, बाय मेथड में हमारे पास आगे इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से टेस्ट की या असेसमेंट में जो हमारे पास टाइप्स हैं, बाय पर्पस स्टैंडर्डाइज टेस्ट है हमारे पास और नॉन स्टैंडर्डाइज। आप में से कोई बताना चाहेगा लफ्जी मतलब क्या होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट का? हैंड रेज कर सकते हैं या आप लोग टाइप करके मैसेज भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। उसके अलावा हमारे पास है रिटन टेस्ट, ऑरल टेस्ट, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस और उसके बाद कंप्यूटर अडॉप्टिव टेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स हैं जो आगे फर्दर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बताई गई है। सबसे पहले है असेसमेंट बाय मेथड। बाय मेथड में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास एजुकेशन का कि अगर आप अच्छे से इसको सुन लें तो आई होप सो कि आपको दोबारा से इसको रिपीट करने की या दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो गौर से मेरी बात को सुनिएगा। असेसमेंट बाय मेथड में दो हमारे पास आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब जो सब्जेक्टिव टाइप है हमारे यहाँ पे ये एक ऐसे वो देख रहे होते हैं कि उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं और वो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मल्टीपल वे ऑफ रीच होता है उनके पास, वो काफी सारे उनके पास तरीके होते हैं जहां पे जाके वो अपना नुक्ता नजर यानी एक्यूरेट आंसर जो है वो बता सकते हैं। आप सादा अल्फाज में यूं समझ लें कि इट एज एन असेसमेंट वेयर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर देन वन करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक ऐसा देखें आपने सब्जेक्टिव टाइप जैसे आपके पास होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही क्वेश्चन को एट अ टाइम वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनका वे ऑफ जो आप कहने की उनका जो तरीका है बयान होता है, ठीक है, वो हर एक का मुख्तलिफ होता है। ठीक है, कोई हेडिंग देकर प्रेफर करना चाहता है, कोई स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है, कोई पैराग्राफ में लिखना चाहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब वर्ड टू वर्ड और सेम टू सेम लिखें। ठीक है, उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि मल्टीपल वे उनके पास होते हैं कि वो अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए बहुत से तरीकेकार को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सब्जेक्टिव की डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि वन करेक्ट आंसर विद अ मल्टीपल वे टू रीच, एक सही जवाब के लिए मुख्तलिफ तरीकों से उस तक पहुंचना आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कहलाता है। सब्जेक्टिव ये हो गया। अब हमारे पास डाइवर्जेंट दो टर्म्स होती हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है? डाइवर्ज होना। ठीक है, यानी कि जैसे उन्होंने डेफिनेशन में बताया है कि हमारे पास मल्टीपल वे ऑफ जो है ना मल्टीपल वेज होते हैं हम एक आंसर को जो है करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए, तो वो डाइवर्जेंट उसको बोल सकते हैं उस तरीकेकार को। ठीक है, या डिफिकल्ट टू स्कोर होता है वो अब टीचर पे डिपेंड कर रहा है कि जो सब्जेक्टिव स्टूडेंट ने या पार्टिसिपेंट ने परफॉर्म किया, उसका अटेम्प्ट किया, उसने जाहिर है सब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए एक क्राइटेरिया बनाया होगा कि ये जो टेस्ट है या ये जो असेसमेंट है इसमें मैंने ये चीज जो है नोटिस करनी है या इसके
उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने बच्चों को मार्क्स देने हैं, ग्रेडिंग देनी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टीचर के लिए डिफिकल्ट टू स्कोर होता है, बिकॉज वहां पे सब बच्चे जो हैं वो एक जैसा सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि उनके पास काफी सारे तरीके होते हैं कि वो अपना करेक्ट आंसर देने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना नुक्ता नजर बयान करने के लिए काफी सारे तरीकेकार को बयान कर सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और आप यूं समझ लें ये थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए भी डिफिकल्ट होता है कि वो किस तरह से कौन से बच्चे को जो है वो जज करे असेसमेंट में। जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। हमारा जो एम है क्या वो बच्चों को समझ आ रहा है। मैयर कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम से मुराद ये है कि जो हम लोगों के एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी आउटकम्स है, क्या हमारी बात नुक्ता जो पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं क्या वो हमें अचीव हो रहा है, क्या वहां तक बच्चों की जो बच्चों का जो लेवल है क्या वहां तक पहुंच पा रहा है, तब तो ठीक है, तब तो आपके पास असेसमेंट ओके है सब्जेक्टिव की, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ये कैसी असेसमेंट है where students are required to provide choose one correct answer from the given option, ठीक है। यानी कि हमारे पास 4 या 3 ऐसे हमने टू द पॉइंट बात बतानी होती है या उस पे टिक या क्रॉस करना होता है, जैसे ट्रू या फॉल्स होते हैं, जैसे टिक या क्रॉस होता है। जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है और उसको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंट पर्पस होता है या रिस्पॉन्स होता है, हमने टू द पॉइंट बात की और उसका एक्यूरेट आंसर जो है हम उस पर टिक करेंगे तो हमें आसानी से उसके मार्क्स भी उसको कैलकुलेट करना, उसको काउंट करना, उसकी ग्रेडिंग करना, ठीक है, उसको स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे सब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि वहां पे थोड़ा सा टीचर के लिए, एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट टू स्कोर होता है, ठीक है, बिकॉज वो डाइवर्जेंट है, एक आंसर के लिए डाइवर्ज हो रही है चीजें, ठीक है। वो अपना बयान बताने के लिए बहुत से तरीके, अप्रोच, मेथड्स को बताने के बाद अपना पॉइंट बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक कन्वर्जेंट रिस्पॉन्स होता है हमारे पास, टू द पॉइंट होता है और हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से हम जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इजी टू स्कोर है बिकॉज यहाँ पे हम ये नहीं होता। अब देखिए वहां पे था कि पर्सनल जो बिजनेस है टू द एग्जामिनर, यानी कि वो थोड़ा सा अपना पर्सनल नुक्ता नजर भी देखता है। फॉर एग्जांपल अगर अपना टीचर का या फैकल्टी मेंबर या एग्जामिनर जो भी उस वक्त ले रहा है, अगर तरीकाकार सवाल को लिखा हुआ, सवाल के जवाब को अटेम्प्ट किया हुआ उसे पसंद नहीं आया, तो वो एग्जामिनर जो है अपनी पसंद के मुताबिक या जो वे ऑफ उसका बयान करने का जो अंदाज है, ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर वो देखे या अपना कोई एक नुक्ता नजर उसने बनाया हो कि ये चीज मैंने देख के मार्क्स देनी है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मार्क करना, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जामिनर कितने मार्क्स दे रहा होता है, कोई कितने अपनी उसके हिसाब से दे रहे होते हैं। बट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, असेसमेंट बाय मेथड है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर जो है वो अगर तो उसका ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट का, तब तो उसको मार्क्स देने ही देने हैं, हम कट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास एग्जामिनर जो है ऑप्शन गलत है तो हम उसके आराम से मार्क्स जो है वो कट कर सकते हैं, इजी टू स्कोर होता है। एमसीक्यूज आर मोस्ट कॉमन। आपके पास असेसमेंट का एक वाहिद तरीका है, अगर वो पूछ लें बाज़ औक़ात ऑप्शन पे आ जाता है कि वो कौन सा असेसमेंट का मेथड है जो यूएसए के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा कॉमन है। यानी कि हमारे ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उसके अलावा हम लोगों के गेट टेस्ट जर्नल होता है, या हम लोगों के पास ये जो एनटीएस होता है, पीपीएससी होता है, ठीक है। तो एक कॉमन मेथड है जो यूएसए में भी इसी को फॉलो किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन मेथड है। तो ये दो जो कंट्रीज हैं अक्सर वो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि कौन सा कॉमन असेसमेंट का मेथड है जो पाकिस्तान के साथ साथ बाहरियन फॉरेनर कंट्रीज जो हैं वो भी अप्रोच कर रही होती हैं, ठीक है। कैन नॉट मेजर द कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स। इसमें हम लोग बिल्कुल लर्निंग आउटकम्स नहीं जो है मेजर कर सकते, बिकॉज हमारे पास हमारा जो एम है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है या स्टूडेंट जो भी परफॉर्म कर रहा है उसका जो बाय चांस भी आंसर ठीक हो जाता है, ठीक है। या जैसे कहते हैं आप आम अल्फाज में तुक्का लगाना, वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम नहीं देख सकते हैं कि क्या हमारे आउटकम्स, अचीवमेंट्स या एम्स, ठीक है, हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क। अब हम आ जाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के 3 नाम है,
डिस्ट्रक्टिव भी इसे कहते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। यहाँ पे नीड लॉन्ग डिटेल आंसर होता है, ठीक है। हमारे पास हम देखते हैं उसकी एबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद हम उसी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, देन एवेलुएट करते हैं, और तब आइडियाज को प्रपोज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओपन एंडेड का एक सीक्वेंस है कि जो भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स का, हम उसमें ये चीजें इस तरतीब से चेक करने के बाद उसको स्कोर करते हैं। अब यहाँ पे अलाउ करते हैं समवन टू फ्री फ्रॉम, कि कहाँ उसको फ्री फॉर्म होता है कि वो कहीं से भी अपना आंसर जो है वो दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आंसर रिस्पॉन्स जो है वो अपने अल्फाज में, मतलब सेल्फ राइटिंग के तौर पे भी आप यूं कह सकते हैं कि वो जो है बता सकता है, ठीक है। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिकॉज उसने बताया कि नीड अ लॉन्ग डिटेल आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमें डिटेल आंसर है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ये कह दूं कि कायदे आजम के 14 नकात लिखें, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड है? आप मुझे अभी चाहें तो हैंड रेज करके बता सकते हैं, लेक्चर क्लास पे भी बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्लोज एंडेड की तरफ, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, पाबंदी उस पर, लिमिटेड, ठीक है, बाउंड्री ये बता दी गई है। नीड अ शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, लिमिटेड आर प्लेस्ड ऑन द आंसर टू बी गिवन, यानी कि जो भी चीज पूछी जाएगी वही बताई जाएगी। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हमसे मांगी गई है हम सिर्फ वही दे देंगे, दैट्स एनफ फॉर द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्टिव जो है, जो सब्जेक्टिव हमारे पास होता है, देयर दीज आर द सब्जेक्टिव बट नॉट द ऐसे टाइप, ये सब्जेक्टिव हमारे पास है, आप इसे पैराग्राफ में भी ले सकते हैं, बट ऐसे टाइप नहीं होता, मजमून नहीं होता है ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास दो टाइप्स थी, सब्जेक्टिव की दो आगे टाइप्स थी, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। आपसे सवाल किया गया है कि क्या आपके पास अगर सवाल आ जाए कि क्या कायदे आजम के 14 नकात पर नोट लिखें, क्या ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? आपको मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया कि ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज एंडेड। आई होप सो कि आप आराम से बता सकेंगे कि कायदे आजम के 14 नकात बयान करें कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मेथड, असेसमेंट बाय मेथड में सब्जेक्टिव की जो दो कैटेगरीज हैं उसमें से किसको आप क्लिक करेंगे? अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव में दो चीजें आ जाती हैं, सप्लाई टाइप और सिलेक्शन टाइप, ठीक है। सप्लाई में ये होता है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई प्रोवाइड देयर ऑन रिस्पॉन्सेस, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल बिकॉज सप्लाई टाइप में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम दिया जाता है और एक छोटी सी एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती है जिसे हमने फिल अप करना होता है, और एक्यूरेट आंसर होता है, यानी कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, या एमसीक्यूज हो सकते हैं। सिलेक्शन टाइप में क्या होता है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सिलेक्शन मींस सिलेक्ट करना, ठीक है, एक्यूरेट आंसर को चूज करना हमारे पास सिलेक्शन टाइप में आ जाता है। यानी कि अगर एमसीक्यूज में 4 दिए गए हैं तो एक और अच्छा 4 ऑप्शन से मुझे याद आया कि आपके पास अगर ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप 3 ऑप्शन जो आपके पास इनकरेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसे क्या कहते हैं, बाकायदा से नेम्स हैं इसके, ठीक है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप में ये हो गया। उसके बाद हम लोगों के पास ट्रू एंड फॉल्स है क्या, कॉलम मैचेस, कॉलम मैच है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। बेस्ट मेजर का उन्होंने बताया टू अवॉइड गेसिंग करेक्शन बाय द सप्लाई टेस्ट, आप इसको अवॉइड कर दें कि जो है ना गेस करना जो है ना सप्लाई टाइप में आप गेस करने को अवॉइड करें, बेहतरीन ऑप्शन जो है वो चूज करने की कोशिश करें। कंबाइंड टेस्ट क्या होता है, अ कंबाइंड टेस्ट हैविंग द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर होता है एग्जामिनर 9th 10th को फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, तो वहां पे पहले आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है फिर आपको सब्जेक्टिव दिया जाता है, तो ये कंबाइंड टेस्ट होता है। अब है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती है, एमसीक्यूज और मैचिंग कॉलम्स, ठीक है। एमसीक्यूज में क्या है कि एक ऐसी असेसमेंट है वेयर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज वन आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टेम, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब है। आप लोग हैंड रेज है किसी का, कोई कुछ बताना चाह रहा है? चलिए जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए तो हैं मैम अभी तक से कोई सुबह नहीं है। से चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टेम और ऑप्शंस में फर्क, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर। इनकरेक्ट ऑप्शंस को कहा जाता है और जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो परफेक्ट ऑप्शन होता है। अब जो स्टेम है हमारे पास, स्टेम क्या होती है, द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड द स्टेम, ठीक है। इट शुड बी पॉजिटिव या फिर हम मीनिंगफुल, उसका मायने खेज होना
और उसका पॉजिटिव होना यानी कि मुस्बत होना बहुत जरूरी होता है। नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्टेम इज ऑफन ओवरलुक्ड, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है नेगेटिव फॉर्म को। मैंने स्टेम की एमसीक्यूज में पहली टाइप बताई है। बाद वक्त ऑप्शंस में आ जाता है कि एमसीक्यूज की कितनी टाइप्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में तो 3 टाइप्स होती हैं, डिस्ट्रैक्टर, ऑप्शंस और स्टेम। ठीक है, आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट हम लोगों के पास है ऑप्शंस में द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर आल्सो कॉल्ड चूज, यानी कि वो जो ऑप्शंस चॉइसेस होती हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव होती हैं, वो सेम लेंथ की भी हो सकती हैं, उसको हम ऑप्शंस कहते हैं। और आंसर हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है जिसे परफेक्ट ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा डिस्ट्रैक्टर्स के होते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस को डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है। अब हमारे पास है स्ट्रॉन्ग और गुड डिस्ट्रैक्टर जो होते हैं ना। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हाई अचीवर भी होते हैं और वो लो अचीवर भी होते हैं। तो जो डिस्ट्रैक्टर होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो वीक या बैड स्टूडेंट आपका अचीवर है, लो अचीवर है, वो उसको उसकी निस्बत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बजाय इसके कि वो करेक्ट ऑप्शंस की तरफ जाए। आपको क्या लगता है कि एमसीक्यूज जब बनाए जाते हैं क्या वो बस वैसे ही रखकर बना दिए जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। उनको उन ऑप्शंस को बकायदा एक के बाद दूसरे के बाद बकायदा प्रोसेस होता है, उनको बकायदा चेक किया जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं कि क्या ऑप्शंस जो हैं वो वाकई उससे मिलते जुलते हैं, क्या बच्चा वाकई कंफ्यूज होगा तो उसमें ऑप्शंस को करेक्ट चूज करने में, क्या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रैक्टर्स और परफेक्ट ऑप्शंस को जो है वो डिजाइन किया जाता है। हमारे पास एडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव मींस एमसीक्यूज, नॉट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है आपके मकसद का हासिल होना। ठीक है, ये वो वाले ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। इजी टू स्कोर, आराम से हो जाता है। और मैयर सिंपल एसएलओ, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हम इजीली ले सकते हैं। टाइम और स्पेस जो हमारी है वो बच जाती है। अब देखिए आपके पास जो भी गैट टेस्ट होता है या लैट टेस्ट होता है या आप लोग एनटीएस देते हैं तो उसमें आराम से हमारे पास टाइम बच जाता है। हम आराम से जो है वो एक वक्त में बहुत से स्टूडेंट्स को लेने के बाद, स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद, उसको आराम से मेजर, एवेलुएट, असेसमेंट करने के बाद उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस भी इसी तरह से हैं कि मेजर हो जाएगा, उसको डिफिकल्ट होगा कि वो बैलेंस टेस्ट है या नहीं है। और उसके अलावा बैलेंस टेस्ट क्या होता है आगे आप इसको डिस्कस करेंगे कि बैलेंस टेस्ट क्या होता है। जी, चलते हैं मैचिंग आइटम्स की तरफ। मैचिंग आइटम्स में प्रीमाइस होता है पहले, उसके बाद परफेक्ट मैचिंग होता है और सीक्वेंस मैचिंग होता है, मल्टीपल मैचिंग होता है। अब हमारे पास है कि एक ऐसी असेसमेंट है जहां पे स्टूडेंट्स रिक्वायर करते हैं एक टू मैच रिस्पॉन्स फ्रॉम द कॉलम बी विद जो है कॉलम ए। ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं, उसमें जो मैचिंग आइटम होते हैं, सिंपल सी बात उन्होंने बताई है, आई होप सो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो आइटम हमारे पास पैरामाइज में है कि जो कॉलम मैच किया जाता है उसको सॉर्ट यानी तरतीब होना। फॉर एग्जांपल कॉलम ए में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो कॉलम बी में भी 4 होने चाहिए। अगर वो सेम सेम है तो फिर वो टर्म हो जाएगी मैचिंग की। परफेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि कॉलम बी और कॉलम ए में जो है वो कॉलम बी और कॉलम बी ए में ओनली आंसर्स हों। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि आपके पास कॉलम बी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, कॉलम ए में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, उन चारों को करेक्ट मैच करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन बाकी बच जाता है, यानी कि परफेक्ट मैचिंग नहीं होती है ये। आपके पास अगर सेम आंसर जो है वो बिल्कुल उनसे मिलते जुलते मैचिंग के बाद कोई ऑप्शन ना बचे, दैट टर्म इज नोन एज परफेक्ट मैचिंग। अब आ जाती है सीक्वेंस मैचिंग। सीक्वेंस मैचिंग में है कि रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑप्शंस इन अ सीक्वेंस। उसमें सीक्वेंस होता है कि अरेंज किया जाता है, फिर उसको सीक्वेंस। बात वक्त ऐसा होता है कि आपके पास कॉलम जो है वो बिल्कुल उसकी तरतीब नहीं होती। आपको कॉलम देने के बाद पहले कहा जाता है, मेंशन किया जाता है कि इसको तरतीब दें, तब आप जाके उसको परफेक्ट मैच करते हैं, तभी जो है वो आप लोगों के पास सीक्वेंस मैचिंग होती है। मल्टीपल मैचिंग में क्या होता है कि आपके पास एक कॉलम से ज्यादा कॉलम हो, यानी 2 कॉलम से ज्यादा, मोर देन 2 कॉलम्स, और उसमें मैचिंग आइटम्स जो हैं वो बताए गए हों। ठीक है, अब एडवांटेजेस में इसी तरह है आपकी इसको मद्देनजर रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी, इजी टू स्कोर होता है, मेजर एसएलओ हो सकते हैं, बहुत आसानी से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स एसएलओ नहीं होते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते और हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो बैलेंस टेस्ट है या नहीं है। एमसीक्यूज में उसने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि एमसीक्यूज आर वाइडली यूज्ड इन द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन यूएसए, मैंने जैसे अभी आपको बताया, और मोस्ट कॉमन प्रोसेस है इन पाकिस्तान, एंड एज यूजुअल पॉपुलर जो ऑप्शन है आपके पास वो क्लासरूम के लिए। आप अपने क्लासरूम में बहुत आसानी से बच्चों की असेसमेंट विद द एमसीक्यूज कर सकते हैं। इजी टू स्कोर होता है, ट्रू एंड फॉल्स एग्जैक्ट ऑप्शंस के बाद हमें पता चल जाता है। असेसमेंट बाय पर्पस है
असेसमेंट बाय पर्पस में हमारे पास दो टर्म्स आगे उन्होंने बताई हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आप में से कोई बताना चाहेगा उर्दू लफ्जी मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का? एनी वन ऑफ यू? चलें, मयारी और गैर मयारी, ठीक है। मयारी टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होते हैं जैसे आप लोग देते हैं टेस्ट, ठीक है, जैसे कि आपका पीपीएससी का टेस्ट होता है, उसका एक स्टैंडर्ड जो है मुंतखब किया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है, उसके बाद जो है उसमें आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चंस, उसके बाद जो है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में भी इसी तरह से देख लिए जाते हैं। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है कि टेस्ट डेवलप्ड बाय द एक्सपर्ट आर स्पेशलिस्ट दैट इज एक्सपेरिमेंटली एवेलुएटेड, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, या आप याद रखिए कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट्स मेजर करते हैं, हमारा टीचर मेजर नहीं कर सकता। हम फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टेस्ट लिया गया है और वो स्पेशलिस्ट से मुराद ये है कि उस सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट है ना, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, किसी एक पार्ट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, सेम एज इट इज सब्जेक्ट में भी है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो एवेलुएट करता है किसी ने, और आपका टेस्ट स्टैंडर्डाइज जो है वो चेक किया जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है, तो वो या तो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कर सकता है या स्पेशलिस्ट कर सकता है, ठीक है। टेस्ट इज बैलेंस, वैलिड और रिलायबल। बैलेंस टेस्ट में आप लोगों का एक क्राइटेरिया होती है, जो आगे स्लाइड है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि बैलेंस टेस्ट क्या होता है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है, ये दो चीजें देखी जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पर्पस इज वाइड, उसका जो मकसद होता है वो बहुत ज्यादा वसी होता है कि हम लोग जो है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं किसी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेने के बाद, या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट उसका स्टैंडर्डाइज होता है, उसके अलावा कन्वर्ट किया जाता है उसको, मैंने कहा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसकी कन्वर्टेशन की जाती है। उसमें नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म से मुराद, स्पेसिफिक नॉर्म से मुराद रूल्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइजिंग के बाद जो है आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। गैर मयारी जो टेस्ट होता है हमारे पास, यानी कि असेसमेंट बाय पर्पस में, ये एक ऐसा टेस्ट है हमारे पास जहाँ पे टीचर्स जो है क्लासरूम रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना टेस्ट डेवलप करते हैं और उसका रिजल्ट अनाउंस करते हैं। ये टीचर्स ही बनाते हैं, इसको एक लिमिटेड पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये लेस एक्यूरेट मानी जाती है टर्म्स यानी कि असेसमेंट की। उसके अलावा ये लिमिटेड कंटेंट होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है, आपको बता दिया जाता है, यहाँ पे कोई रूल्स नॉर्म्स नहीं जो है वो बनाए जाते। फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या है, आपका अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, सीएसएस के जैसे टेस्ट होते हैं, एनआरटी यानी कि सीआरटी और एनआरटी इसके आगे हम लोगों के पास बताई गई है। असेसमेंट जो है हम लोगों के पास स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में दो टाइप्स आ जाती हैं, एनआरटी और सीआरटी, नॉन रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। अब नॉन रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट है जहां पे हम इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, यानी कि आप यूं समझ लें एक सेम एज के बच्चों का ग्रुप है हमारे पास, और अब एक बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस से मैच कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मवाजना कर रहे होते हैं, ठीक है, कि क्या इस बच्चे की परफॉर्मेंस इस बच्चे से आला है, क्या ये इसमें ये कमी है, तो क्या इसने क्या अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। ये हमारे पास है नॉन रेफरेंस टेस्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो कंपैरिजन कर रहे होते हैं इज अ मेड अमंग द इंडिविजुअल, एक जैसी क्लास के बच्चों में, हम उम्र बच्चों में हम लोग देख रहे होते हैं कि नॉन रेफरेंस टेस्ट जो है वो वैलिड है या नहीं, एम्फसाइज कर रहे होते हैं उसमें अमंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब उसमें डिटरमिन कर रहे होते हैं कि क्या चीज है जो है इंपॉर्टेंट है और नहीं। जी, आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है इस वक्त मेरे साथ जिसने कभी एनटीएस दिया हो या फिर गेट जर्नल टेस्ट दिया हो, ठीक है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता है, किसी ने दिया? चलें, मैंने आपको बताना था कि आपका जो भी गेट का टेस्ट होता है या आपका जो भी टेस्ट आप देने जाते हैं उसके बाद उसमें देखिएगा आप जरा, जो रिजल्ट शो होता है, तो जब रिजल्ट शो होता है वहां पे परसेंटेज भी होती है, परसेंटाइल भी होती है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछने का, सवाल करने का मकसद ये था कि क्या आप लोगों को परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क पता है? अगर आपको पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लियर करा देती हूँ,
ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वजह से पूछा बिकॉज आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि एनआरटी जो है वो परसेंटाइल रेंज का होता है, उसकी जो रैंक होती है ना वो परसेंटाइल होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज परसेंटाइल या डिफरेंस बिटवीन द परसेंटाइल एंड परसेंटेज। ठीक है, तो दीज आर यूज फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसीजन। आपका एनआरटी जो होता है वो जो भी डिसीजन होता है सर्टेन डिसीजन हम उसमें ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। उसके अलावा उसके स्टूडेंट की जो अचीवमेंट होती है उसको हम रैंक करते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट है हमारे पास जहां पे हम चिल्ड्रंस की जो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट द सेट ऑफ क्राइटेरिया, लर्निंग टास्क, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या स्टैंडर्ड, हम एक बेंचमार्क मुकर्रर कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा जो परफॉर्मेंस देने वाला बच्चा है उस सेट ऑफ क्राइटेरिया पे, लर्निंग आउटकम्स पे, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे या स्टैंडर्ड जो हमने मुंतखब किया है उस पर पूरा उतरता है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्किल्स को देखते हैं, यहाँ पे वो अपनी मास्टर्स बाय शोइंग द परफॉर्मेंसेस। ठीक है, इट शोज द स्किल्स दैट अ चिल्ड्रन हैव, योर चाइल्ड हैव द मास्टर बाय शोइंग द परफॉर्मेंसेस। अब मेजर करते हैं हम द फिक्स्ड परफॉर्मेंस आउटकम को। ठीक है, कंपैरिजन इज मेड अमंग द, कंपैरिजन उसमें क्या होता है कि ग्रुप्स में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। याद रखिएगा एनआरटी जो था वहां पे सेम एज के बच्चे थे और इंडिविजुअली हम कंपैरिजन कर रहे थे उनको, यहाँ पे हम ग्रुप में उसका जो है ना कंपैरिजन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोगों के पास हम एम्फसाइज वहां पे तो अमंग द इंडिविजुअल कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसका स्पेसिफिक बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम सीआरटी करेंगे। दो चीजें सीआरटी में बहुत जरूरी हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के, उसके बाद है परसेंटेज रैंक। इट टेल्स आइदर स्टूडेंट रिक्वायर्ड मोर और लेस देन द टास्क। जी, आप में से कोई बताना चाहेगा परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क होता है? चले मैं लास्ट पे बता दूंगी, आपको क्लियर कर दूंगी स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, या मैं पहले ही बता दूंगा? कोई बताना चाहेगा? किसी के हैंड रेज है? मैम नगीना, चलें परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क आपको बता देती हूँ। आपने परसेंटेज क्या होती है कि आपके जो अभी तक नहीं है, चलें ठीक है, थैंक यू। हम लोगों के पास जो परसेंटेज होती है वो ये होती है कि हम आपने देखा होगा जो भी टेस्ट आप देते हैं आपका परसेंटाइल भी वहां लिखा होता है और परसेंटेज भी लिखी होती है। परसेंटेज वो होती है कि हासिल करता नंबर आपके और उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। यानी 70% है, 90% है, ये तो हो गई आपकी परसेंटेज। बट परसेंटाइल क्या होती है, वहां पे लिखा होता है 67%। ठीक है, ये परसेंटाइल से मुराद ये है कि आपका जो नंबर है वो 67 है और आपसे जो पहले बच्चे हैं वो 66 आपको जो है ना क्रॉस कर चुके हैं या उनका परसेंटाइल इतना है। आप 100 फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स हैं और आपका नंबर 64 पे या 67 पे है, तो 63 बच्चे आपसे पहले हैं और आप 64 में हैं, दैट इज अ परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क बहुत जरूरी होता है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर अभी भी किसी का क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि हम देखते हैं कि पर्पस क्या है टेस्ट का, आइडेंटिटी करते हैं हम लर्निंग आउटकम्स की, टू बी मेजर, उनको मेजर करने के लिए। ठीक है, लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिक उसकी स्पेसिफिक और ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर क्या होता है, टर्म्स यानी कि जो स्पेसिफिक है लर्निंग आउटकम्स पे वो। उसके अलावा बेसिक जो टॉपिक है वो क्या होता है, प्रिपेयर द टेस्ट, जो हमारे पास टीओएस होता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। किसी को अंदाजा है व्हाट इज द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन? उसके बाद सबसे लास्ट पे हम देख रहे होते हैं प्रिपेयर टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टीएसओ। ठीक है, तो किसी को कोई आइडिया टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जी, आपके सामने भी मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया, अगर आप मुझे यहाँ से बताना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। हमारे पास है, चले मैं बताती हूँ आपको कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ऐसा टेबल है हमारे पास जहां पे आप देखिए, यहाँ जैसे हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी को डिस्कस किया था, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के स्टेप्स थे नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेलुएशन। ठीक है, ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम देख रहे होते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा ली हैं 1 2 3 4, आप उसमें से क्या क्या चीजें लेंगे, नॉलेज आप उसमें कितने एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, कितना टॉपिक में से लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास नॉलेज के अलावा कंप्रीहेंसिव और एप्लीकेशन, इसी तरह से आप ना उसको स्टैंडर्डाइज, जैसे एक टेस्ट होता है
बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स पे उसकी एफर्ट्स और परसेंटेज को मेजर करने के बाद आप लोग 100% जो उसका होता है एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्टिव्स और वाई एक्सिस पे आपके लेवल्स, ठीक है। ये रखने के बाद जो आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से मुराद एक ऐसा टेबल है जहां पे आप क्राइटेरिया मुख्तस करते हैं कि इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से या इस टास्क टर्म में से ये चीज मैंने पूछनी है, इतना जो पेपर मैंने बनाना है उसमें से इतने मार्क्स या इतने पॉइंट्स इस चीज के हैं और इतने इस चीज के हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसका पर्पस क्या होता है आपने देखा, इसको इसका दूसरा नाम है ब्लूप्रिंट टेस्ट, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज द टू वे टेबल, चार्ट्स होते हैं उसमें, ग्राफिक्स या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास कंटेंट की या कोर्स की या सिलेबस की, जहां पे हम लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए वो टेबल जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमारे पास क्या है, पर्पस क्या होता है इसका, बैलेंस टेस्ट। हम देखना चाहते हैं कि हम जो टेस्ट बना रहे हैं क्या वो बैलेंस है, क्या उसमें हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन देखते हैं, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसी तरह से उसको फिर होल जो उसका कंटेंट होता है उसकी सैंपलिंग करने के बाद हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। लास्ट पे हम लोगों के पास है कि वैलिडिटी टेस्ट जो है वो हम लोगों वो जो है कैसे मेजर कर रहे होते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास है कि स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले देखना है, फिर हमारे पास कंटेंट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास जो भी प्रिपरेशन टू वे चार्ट यानी एक्सेस और एक्सेस पे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं या लेवल्स हैं उनको देखना है। एक्स एक्सिस कंसिस्ट ऑफ योर कंटेंट और वाई एक्सिस कंसिस्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स। इसका फॉर्मूला ये है टेबल ऑफ एसएलओ, और अक्सर वो एमसीक्यूज में फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि फॉर्मूला देने के बाद वो पूछ लेते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है असेसमेंट में, ठीक है। तो टेबल ऑफ टीयूएस का परसेंटेज ऑफ टॉपिक, कितने दिन आप लोगों ने स्पेंड किए हैं या उस चैप्टर को कंप्लीट करने में कितने दिन आपने लगा, आपके जो टोटल सेशन के वो उसको 100 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं अब हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हम लोगों के एम्स हम लोगों ने देखना है, आर द नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशंस उसकी क्या होती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म है या नहीं है, गोल्स हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या एसएलओस हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उसकी एक्सपेक्टेशन हम पूरी कर रहे हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेजरेबल जो टेस्ट है वो हम लोग माइक ऑफ कर दीजिए किसका ऑन है। एग्जांपल्स में उसने दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रेड उर्दू ग्रेड कोई भी ग्रेड है हमारे पास, ग्रेड 4 है 5 है, उसमें उर्दू टीचिंग को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो एसएलओस को मद्देनजर रखते हुए हम उसमें बहुत सारी बातों को एक्सपेक्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या वो बच्चा हमारी बात को समझ पा रहा है या नहीं। एजुकेशनल या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका आंसर, ठीक है। और आउटकम्स एक्सपेक्टेड यानी कि जो भी टीचर्स पढ़ाने के बाद जो आउटकम्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग द एक्शन वर्ड से मुराद ये है कि जहां पे आप लोगों ने अपनी कंपटीशन के बाद जो भी आप पढ़ा चुके हैं क्या बच्चे उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इंडिकेट करना, डिजायरेबल होना, नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीजें क्या हमें मिली है या नहीं। हमारा और टीचर और बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के लिए। उन दोनों का इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा हम सही से पढ़ा नहीं पाएंगे, हमारी बात को वो समझ नहीं पाएगा। आप यूं समझ लें कि ये टीचर सेंटर लर्निंग है। टीचर सेंटर लर्निंग से मुराद एक एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है वहां पे जस्ट टीचर होता है, वो बता रहा होता है और बाकी सुन रहे होते हैं। बिहेवियरल और लर्निंग आउटकम्स में क्या होते हैं, ये सेम एज इट इज उसका नाम है कि लर्नर सेंटर होता है। डिस्कशन को और जो टीचर है वो पैसिव या गाइडर, फैसिलिटेटर, एजुकेटर का काम कर रहा होता है। एजुकेट कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए तो टीचर्स को एजुकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या सोलो हम लोगों ने बेंचमार्क मुख्तस किया, उसके बाद एसएलओस हमें मिले या ना मिले, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, और ये हमारे पास थी। उसके बाद हमारे पास है स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमने 4 चीजों को देखना है। आपने याद रखना है कि ये जो मिलर था, जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे इंक्लूड 4 ऑप्शन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव में कितने जो है हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑप्शन इज 4 उसकी कंपिटेंसी, अप्रोप्रिएट,
अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, साउंडनेस और उसकी जो फेसिबिलिटी है वो देखनी है हमने। आप कॉम्पिटेंसी में क्या आ जाएगा हमारे पास के जो आउटकम्स हैं वो हम लोगों को मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट आउटकम्स आर एडेड। अप्रोप्रिएट में क्या होता है, रिलेटेड टू द स्कूल गोल्स, एक इंस्टीट्यूट तक महदूद रहना। साउंडनेस में क्या होगा कि वो जो आउटकम्स है हम लोगों के पास प्रिंसिपल लर्निंग के अकॉर्डिंग हम लोगों को मिल रहे हैं या नहीं। और फिजिबिलिटी में क्या होगा कि वो रियलिस्टिक हैं या नहीं है। ये आप लोगों के पास था उसका लेक्चर एजुकेशन का। मेरे पास सर ने भी देना होगा। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज को कर लेते हैं। और मैम जवेरिया कंप्यूटर शमसा ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, माइक ऑन है, इनका क्वेश्चन लेने। जी शमसा बोलिए। अस्सलामुअलैकुम मैम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम प्लीज परसेंटेज और परसेंटाइल अगेन थोड़ा सा रिपीट कर दें, उसकी समझ नहीं आई मुझे। जी मैं देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि परसेंटेज और परसेंटाइल में ये फर्क होता है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे गैट का टेस्ट देते हैं या कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देते हैं, आपकी वहां पे परसेंटाइल भी बताई होती है, परसेंटेज भी बताई होती है। जब वो रिजल्ट शो करते हैं दोनों चीजें बताई होती हैं। परसेंटाइल ये होता है कि आप अगर वहां पे लिखा हुआ 67 परसेंटाइल, ठीक है, तो ये मतलब है कि आपका नंबर जो है वो 67 है और आपसे जो पीछे स्टूडेंट्स हैं यानी कि पहले बच्चे हैं, आपसे पहले जिन बच्चों को मार्क्स दे दिए, ग्रेड कर दिया गया, वो 66 हैं और आप 67 पे हैं। ये परसेंटाइल है। परसेंटेज ये होती है कि आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके परसेंटेज आ जाती है। वो 70 है, 60 है, ये आपकी। और जब आप गैट का यानी कि जर्नल टेस्ट देते हैं, असेसमेंट टेस्ट, तो वहां पे हमेशा आपको परसेंटेज को मद्देनजर नहीं रखना होता। आपकी 70 है, डजंट मैटर, आपने परसेंटाइल, पहले कितने बच्चे आ गए हैं लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में, आपका नंबर कौन सा है, ठीक है, ये चीज होती है परसेंटाइल। अब हम लोगों के पास शॉर्टकट कीज है, आप लोगों का टेस्ट बिकॉज शॉर्टकट कीज में से है, तो गौर से सुनिएगा। शॉर्टकट कीज में हमारे पास स्विच टू द नेक्स्ट विंडो, नेक्स्ट विंडो पे जाने के लिए हम लोगों ने Alt प्लस टैब होता है, उसको यूज करते हैं। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक कीज होती हैं शॉर्टकट फॉर द स्पेसिफिक टास्क, वो हम कंट्रोल या Alt से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मैं Alt और कंट्रोल F को प्रेस करूँ तो हम लोग शट डाउन कर सकते हैं, ये एक स्पेशल की है, ठीक है। शॉर्टकट कीज जो कि करेक्टर होती है यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट, इनको अगर हम इसको प्लस के साथ कर दें तो हमारा जो भी जो सुपरस्क्रिप्ट होता है यानी लेटर जो होते हैं ना वो कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर मैं कोई भी शॉर्टकट की 1 की प्रेस करूं एक्सेल में, तो वहां हमारा फॉर्मेट जो है वो कॉमा का फॉर्मेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि अगर हम लोगों ने एक्सेल में हाईलाइट करना है किसी चीज को, स्ट्राइक थ्रो करना है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं शॉर्टकट के बिल्कुल दरमियान में लाइन लगा दूं, दैट इज स्ट्राइक थ्रो, तो वो हम कंट्रोल प्लस F5 से कर सकते हैं। कंप्यूटर की जर्नल कीज उन्होंने हमें बताई है, कंट्रोल X से कट कर सकते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल X से अंडू एक्शन हो सकता है। अंडू से मुराद जो पहले आप कर चुके हैं वो उसको दोबारा करना, रीडू दोबारा होता है। अंडू से मुराद आपने अगर वो जो है आप चाहते हैं कुछ आपसे रेज हो गया और आप दोबारा लाना चाहते हैं, वो अंडू होता है, उसको दोबारा से कर देना, ठीक है। इसी तरह से ये F5 आप रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं, F2 रीनेम के लिए यूज किया जाता है और F3 जो है आपके पास फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। डिलीट की आपके पास डिलीट करती है। कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है आप लोगों के पास, वो राइट एरो के साथ जो है आप लोग फर्स्ट यानी कि नेक्स्ट वर्ड के बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं। लेफ्ट एरो के साथ आप बिगली टू द प्रीवियस वर्ड जो है वो चले जाएंगे। डाउन एरो के साथ बिल्कुल नेक्स्ट पैराग्राफ के डाउनवर्ड यानी डाउनवर्ड मूव करेगा वो। अपवर्ड अप एरो के साथ जो है बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ जो है आप मूव कर जाएंगे। ये कुछ स्पेशल कीज है आप लोगों के पास, इन्हें देख लीजिएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों का टेस्ट जो है उसके पेज नंबर्स मैंने ग्रुप में मेंशन कर दिए थे लास्ट वीक की, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और आप टेस्ट जो है वो कोशिश किया करें, सब अटेम्प्ट किया करें, ताकि हमें अंदाजा हो कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। बाकी कंप्यूटर के लेक्चर का डिटेल से देख लेंगे, बिकॉज आज एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मगर अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं हूँ, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओवर टू यू सर गुल मुस्तफा। थैंक यू सो मच। ये बहुत बोलती हैं आप। स्क्रीन ऑफ कर दे, मैं शुरू। जी सर कर दिए।
लेट मी नो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस्लामियात का हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहरात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी, उनके नाम क्या क्या थे, उनकी हयात के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को अज़वाज मुताहरात भी कहा जाता है, और कुरान मजीद ने उन्हें उम्महातुल मोमिनीन यानी कि ईमान वालों की माएँ कहकर मुखातिब किया है। उम्महातुल मोमिनीन यानी अज़वाज मुताहरात की कुल तादाद 13 है, जबकि बैक 11 अज़वाजात के निकाह में रही है। ज़ेल में उनका कुछ तारुफ जो है वो पेश किया जा रहा है, हम उनको देखेंगे। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई डबल तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं सर बिल्कुल क्लियर है। जी। नंबर 1, उम्मुल मोमिनीन सैयद खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फील से 15 साल पहले, आमुल फील कहा जाता है वो आपने एक सूरह फील जो है वो भी आप जानते होंगे, कुरान मजीद की बहुत छोटी सी सूरह है जिसमें हाथी वालों का जिक्र है जो खाने काबा को अब्रहा लश्कर गिराने आता है और अल्लाह ताला की मदद आती है और उसका लश्कर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये आमुल फील से मुराद हाथी वाला साल कहलाता है कि हाथी वाले साल से 15 साल पहले, यानी ये पुराना एक तरीकाकार होता था कि जिस तरह एक इरम एक डैम होता था यमन में, तो जब वो टूटा था तो उस जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं तारीख को याद करने का कैलेंडर तो थे नहीं, तो ये एक तरीका होता था कि फ़लाँ जो वाक़या हुआ था उससे इतने साल पहले या इतने साल बाद, तो ये आमुल फील से 15 साल पहले 68 कब्ल हिजरी में मक्का में पैदा हुई। आपका नाम खदीजा और लक़ब ताहिरा है। सैयद खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद खुवैलिद बिन असद हैं और वालिदा का नाम फ़ातिमा है। आप मक्का की एक मालदार खातून थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपका निकाह पहले अबू हाला बिन बनाश तमीमी और फिर अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुआ। इनके इंतकाल के बाद 40 और बाद रिवायत के मुताबिक 45 बरस की उम्र में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हरम नबूवत में दाखिल हुई। इस वक्त आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। पाकीज़ा अखलाक की बदौलत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत पर नबूवत की तस्दीक के साथ सबसे पहले इस्लाम लाने की सआदत भी सैयद खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल है। फ़ज़ाइल तो बहुत सारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात रहीं कभी दूसरी शादी नहीं की, और वहीं के वक्त भी जब आप कांपते हुए आए थे तो उस वक्त भी आपको हौसला देने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद 25 बरस तक जिंदा रहीं और नबूवत के 10वें साल 3 कब्ल हिजरी को मक्का में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। सैयद खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहली खातून थी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। दूसरे नंबर पे उम्मुल मोमिनीन सैयद सौदा बिन्त ज़मा आमरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद सैयद सौदा बिन्त ज़मा से 7 रमज़ान और बाद रिवायात के मुताबिक शवाल सन 10 नबी को मक्का में निकाह किया। निकाह के वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल थी। अच्छा, ये 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कुछ और भी अज़वाज मुताहरात है जो आगे आएंगी, यानी कोई 49 में कोई इस तरह आप जो है हज़रत खदीजा के बाद जो है आपने शादियां की हैं, और इन तमाम अज़वाज मुताहरात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है सिर्फ वो
कुंवारी थी और बच्ची थी, 9 साल की उम्र थी उनकी, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात के मुताबिक। बाकी सारी की सारी जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन हैं वो या तो तलाक याफ्ता थी या बेवा थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहली शादी, अच्छा, उम्मुल मोमिनीन सैयद सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरैश के कबीले आमिर बिन लुई से ताल्लुक़ रखती थी और आपकी पहली शादी सुकरान बिन उमरू से हुई, जिनकी इंतकाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। उम्मुल मोमिनीन सैयद सौदा बिन्त ज़मा आमरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हुआ। सखावत, फयाज़ी उम्मुल मोमिनीन सैयद सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के औसाफ के नुमायाँ पहलू थे। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिस तरह अभी हमने जिक्र किया, सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खलीफा राशिद अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हैं और आपकी वालदा का नाम ज़ैनब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब सिद्दीक़ा और कुनियत उम्मे अब्दुल्लाह है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हिजरत मदीना से पहले हुआ, जबकि हिजरत के बाद पहले ही साल आपकी रुखसती भी हुई। रुखसती के वक्त सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 17 या 19 साल। अच्छा, ये जो 17 या 19 साल है ये मुख्तलिफ रिवायात में है और कुछ बड़े बड़े जो मुहक्किकीन हैं उनमें भी ऐसा लिखा है, लेकिन ये गलत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो रिवायात हमें मिलती हैं हदीस की मुस्तनद किताबों में, वो 9 साल है। यानी अरब का माशरा उस वक्त इसी किस्म का था कि 9 साल में लड़कियां जो होती हैं वो बालिग हो जाती थी। तो ये पहली बीवी हैं जो 9 साल की उम्र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में आई हैं। और इसका मकसद भी ये था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात को, आइली ज़िंदगी को मुसलमानों के सामने लेके आया जाए। बाकी तो बहुत बाद की उम्र में आपकी ज़िंदगी में आई हैं। तो ये 9 साल से ये फ़कीहा भी थी। अभी हम ये आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़कीहा और साहिब इल्म भी थी, आपके साथ भी रहीं और इन्होंने जो है कई सहाबा को शागिर्द भी बनाया, यानी सहाबा जो है इनके शागिर्द भी थे। और कुरान मजीद की वो आयत भी इनके बारे में वाक़या फ़क मशहूर है। उन पे तोहमत जब लगाई गई थी तो अल्लाह ताला ने इनके हक़ में पुरानी आयत नाज़िल की। ये भी याद रखिएगा कि अम्बिया जितने भी गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी में काफिर बीवियां तो आई हैं, यानी कि जिस तरह हज़रत लूत और हज़रत हूद जो सॉरी हज़रत नूह और हज़रत लूत जिनकी बीवियां काफिर थी, लेकिन असमत अम्बिया जो है उसकी हमेशा अल्लाह ताला ने हिफाजत यकीनी बनाई है कि आप पूरे अम्बिया में से किसी की भी जो वाइफ हैं, जिनको हम कौम की माएँ कहते हैं, ख़ास तौर पे हम अपने नबी के लिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें कौम की माएँ कहा, तो किसी पर भी इस किस्म का कोई अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। वो किरदार की बिल्कुल सही थी। ये कुछ लोगों ने मशहूर किया था तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयतें नाज़िल करके आपकी गवाही भी दी। और हज़रत सैयद आयशा वो आपकी ज़ौजा भी हैं जो 45 बरस तक आपकी वफ़ात के बाद, आपकी रहलत के बाद जब आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके तो 45 बरस तक मज़ीद ज़िंदा रहे। और आपने जंग जमल जो है उसमें भी हिस्सा लिया, यानी कि हज़रत अली के बिलमुकाबिल कुछ गलत फहमियों की वजह से इनको जो है उभारा गया और ये एक लश्कर को लीड इन्होंने किया, हज़रत अली से जंग की और जंग जमल जिसको कहा जाता है। तो इनकी खसूसियात में कुछ चीज़ें ये भी शामिल हैं। फिर हज़रत जंग जमल में हज़रत आयशा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई अबू बकर के साथ जो है वापस मदीना में भिजवा दिया था। इनका विसाल 57 हिजरी में बनु उमैया के दौरे हुकूमत में हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सबसे ज़्यादा फ़कीह और साहिब इल्म थी। बेशुमार अहादीस आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं और जिस तरह मैंने अभी बताया कि बहुत सारे सहाबा आपके शागिर्द भी थे। उम्मुल मोमिनीन सैयद हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयद हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खलीफा राशिद दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हैं और आपकी वालदा का नाम ज़ैनब बिन्त मज़ऊन है जो मशहूर सहाबी उस्मान बिन मज़ऊन की बहन थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिदैन और शोहर खनीस बिन खुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा इस्लाम कबूल किया, मदीने की तरफ हिजरत की। ग़ज़वा बदर में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर ज़ख्मी हुए और उन्हीं ज़ख्मों की वजह से शहादत पाई। ग़ज़वा बदर में शोहर की शहादत के बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 3 हिजरी को
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में आई। निकाह के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल, जबकि उम्मुल मोमिनीन सैयद हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 21 साल थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल शअबान 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ। इसके बाद उम्मुल मोमिनीन सैयद उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का असल नाम रमला है और आप अबू सुफियान बिन हरब की साहबजादी हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा सफ़िया बिन्तुल आस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जोहश से हुआ और आपने उबैदुल्लाह के हमरा हबशा की तरफ हिजरत की। उबैदुल्लाह के इंतकाल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी हबशा के ज़रिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को निकाह का पैगाम भिजवाया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। नजाशी ने 6 हिजरी में सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 400 अशरफी हक़ महर अदा किया। अच्छा, यहाँ पे हक़ महर का भी सुन लें। हालांकि एक अलग टॉपिक है कि हम आजकल 100, 200, 1000, 2000 ज़्यादा से ज़्यादा हक़ महर अदा करते हैं, लेकिन आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़ास तौर पे जो हज़रत फ़ातिमा को दिया, अपनी बेटियों को जो हक़ महर उनके लिए अदा किया था या अपनी बीवियों को जो अदा किया था, उनकी तरफ से अदा किया जाता है ख़ावंद की तरफ से बीवी को। तो अगर इसका हिसाब किया जाए तो उस वक्त के हिसाब से तो ये लाखों में बनता है। तो ये एक अलग सी बहस है, इसको किसी और वक्त देखेंगे हम। ये इस तरह नहीं है कि 1000, 2000 हम करके जिस तरह दे देते हैं। अच्छा, निकाह के वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयद उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 36 साल और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 59 साल थी। हरम नबवी में आने के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आई और 44 हिजरी में आपका विसाल हुआ। उम्मुल मोमिनीन सैयद ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सैयद ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह 3 हिजरी में 30 साल की उम्र में उनके पहले शोहर अब्दुल्लाह बिन जोहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ग़ज़वा उहद में शहादत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। निकाह के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल थी। फुकरा और मसाकीन के साथ फयाजी की वजह से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के सिर्फ चंद माह बाद ही उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और आप जन्नतुल बकी में दफन हुई। इसके बाद जिक्र आता है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम हिंद और कुनियत उम्मे सलमा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरैश के ख़ानदान बनु मखज़ूम से हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद अबू उमैया मखज़ूमी मक्का के सरवतमंद यानी कि दौलतमंद अफराद में से थे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला निकाह अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद मखज़ूमी से हुआ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शोहर के हमरा ईमान लाई और हिजरत हबशा में उनका साथ दिया। हिजरत मदीना के बाद अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैगाम निकाह भेजा। चुनांचे 4 हिजरी में आप हरम नबवी में दाखिल हुई और निकाह के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 57 साल और सैयद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 26 साल थी। और सैयदा उम्मे सलमा ही तमाम उम्महातुल मोमिनीन में से ऐसी उम्मुल मोमिनीन है जो सबसे आखिर में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सबसे आखिर में इस दुनिया से रुखसत हुई है। और इन्हीं के बारे में वो एक वाक़या भी है, हदीस भी मिलती है अहादीस की कुतुब में कि मैदान करबला के वक्त इन्होंने ख्वाब देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिखरी हुई जुल्फ़ों के साथ एक शीशी लेके आते हैं कि मैं इसमें खून जमा करता रहा हूँ। एक मशहूर वाक़या जो हदीस की कुतुब में जिक्र हुआ है, आपने पढ़ा होगा। ये वही उम्मुल मोमिनीन सैयद उम्मे सलमा है। उम्मुल मोमिनीन सैयद ज़ैनब बिनते जोहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा।
हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम बरा और कुनियत उम्मुल हुक्म है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद जोश बिन रुबाब और वालदा उम्मा थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दो बेवा भाभियाँ उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान ज़ौजा उबैदुल्लाह बिन जोश और ज़ैनब बिनते खुज़ैमा ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन जोश रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी अज़वाज मुताहिरा में शामिल थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का पहला निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। ज़ैद बिन हारसा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये वही सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में भी आया है, जो मुतबन्ना थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पालक भी थे आई थिंक। अब मुझे ज़रूर बताइएगा अगर मैं कहीं पे जो है वो भूल रहा हूँ। दोनों के ताल्लुकात खुशगवार न रह सके तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने तलाक दे दी और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। यहाँ ये भी बात याद रखने की है, कभी अगर आप अहादीस की कुतुब से आप उनको मुताला करें और पढ़ें तो कुछ उलमा ने जो है हालांकि ये गलत किया है, लेकिन हज़रत ज़ैद बिन हारसा और बीबी ज़ैनब का जो है इस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक स्कैंडल भी मशहूर किया था और ये आज भी किताबों में मौजूद है। हालांकि इस किस्म की हम बात सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारी मजहबी किताबों में यानी कि हदीस की जो किताबें हैं, अहादीस के बाद की जो किताबें उलमा ने लिखी हैं उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और निकाह के वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 35 या 36 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 58 या 59 साल थी लगभग। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हज़रत उमर फारूक के ज़माने खिलाफत में हुआ। उम्मुल मोमिनीन सैयद जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम बर्रा है। 2 से 3 ऐसी उम्मुल मोमिनीन हैं जिनका नाम बर्रा है, अभी आप देख रहे होंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कबीला बनी मुस्तलक के सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहली शादी अपने कबीले के एक नौजवान मुसाफे बिन सफ़वान से हुई थी, जो मुसलमानों और बनी मुस्तलक के दरमियान होने वाली जंग में मारे गए और हज़रत जवेरिया कनीज़ बना दी गई। असीरी के दौरान हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे इमदाद की दरख्वास्त की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकम अदा कर दी और आपको निकाह की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। चुनांचे शाबान 6 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 25 साल की उम्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में आ गईं। निकाह के वक्त रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 58 बरस थी। उम्मुल मोमिनीन सैयद जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल 50 हिजरी में हुआ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया बिनते हई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम ज़ैनब है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कबीला बनु नुज़ैर के सरदार हई बिन अख्तब की बेटी और करीज़ा के रईस की नवासी थी। उम्मुल मोमिनीन सैयद सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहली शादी मुश्तम अल-कुर्ज़ी से हुई। इससे तलाक के बाद कनाना बिन अबिल हकीक के निकाह में आई, जो जंग खैबर में कत्ल हुआ। हज़रत सफ़िया जंग में गिरफ्तार होकर आई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। निकाह के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 95 बरस, जबकि सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 17 साल थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल 50 हिजरी में हुआ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयद मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम बर्रा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हारिस बिन हज़्म और वालदा हिंद बिनते औफ थी। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहली शादी मसूद बिन उमर से हुई। उनसे अलहदगी के बाद अबू रहम बिन अब्दुल रज़ा के निकाह में आई। 7 हिजरी में अबू रहम की वफ़ात के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द में आई। निकाह के वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 27 बरस और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 60 बरस थी। सही तरीन कौल के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल 51 हिजरी में हुआ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मारिया कब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, शाह मकूकस ने बानी के तौर पर मारिया बिनते शमून कब्तिया को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 6 हिजरी में निकाह कर लिया। निकाह के वक्त सैयदा मारिया कब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 20 साल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 59 साल थी। सैयदा मारिया कब्तिया के बतन से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल 16 हिजरी में हुआ।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत रिहाना बिन्त शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा रिहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहूद के ख़ानदान बनु नुज़ैर से हैं। बाज़ मौरख़ीन ने आपका ताल्लुक़ बनु कुरैज़ा से बताया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद शमून बिन ज़ैद थे, जिनको शर्फ सहाबियत हासिल है। हज़रत रिहाना के निकाह पहले बनु कुरैज़ा के हक्म नामी शख्स से हुआ। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बाद जिन यहूदियों को कत्ल किया गया उनमें हक्म भी शामिल था, और रिहाना को जंगी कैदी के तौर पर मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज़रत उम्मुल मुंज़िर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर ठहराया। उनके कबूल इस्लाम के बाद वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द में आई। निकाह के वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 59 साल थी, जबकि सैयदा रिहाना की उम्र का तयन कुतुब सैर व तारीख़ में नहीं मिलता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से फारिग होकर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो हज़रत रिहाना का इंतकाल हुआ और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत रिहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नतुल बकी में दफन हुई। हज़रत खदीजातुल कुबरा और हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा अजमईन के बाद ये तीसरी रफ़ीक़ा हयात है जिनका इंतकाल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हुआ, वरना बाकी जितनी भी हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया। अच्छा, यहाँ ये भी बात याद रखने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक ख़ास खसूसियत है इतनी शादियाँ करने की, वरना एक मुसलमान को सिर्फ 4 तक ही इजाज़त है, वो भी अगर वो इस्तिताअत रखता है, इंसाफ कर सकता है, वरना एक ही पर कनात का हुक्म है। अब ये एक शजरा है, इसको आप देखेंगे, जदवल है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अज़वाज मुताहरात के नाम है, यहाँ पर ये आपसे PDF शेयर कर दिया जाएगा। उनके बाद सामने शादी की वक्त उनकी उम्र कितनी थी, शादी के वक्त आपकी उम्र कितनी थी, फ़र्क यानी कि ज़्यादा था या कम था, उम्मुल मोमिनीन की कौन सी शादी थी, यानी कि पहले उन्होंने कौन सी शादी कर रखी थी कि पहले वो 1 थी, 2 थी या 3 थी, या हज़ूर के वक्त शादी के वक्त वो तीसरी शादी थी उनकी या दूसरी थी, इस तरह गुज़िश्ता औलाद उनसे कितनी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औलाद कितनी थी। तो ये आप ये शजरा देख लेंगे। उसके बाद एंड पे कुछ MCQs हैं वाइफ्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, ये आप इनको देख लेंगे। PDF में आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपका जो कल का पेपर होगा वो इनसे मुतालिक होगा। उम्मतुल मोमिनीन इज कॉल्ड वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट ज़ैनब बिन्त फ़ातिमा इज नोन एज उम्मुल मसाकीन। इस तरह से, क्योंकि मैं पेपर आपका इंग्लिश में बनाऊंगा तो ये कुछ एक पैटर्न शेयर कर दिया गया है कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बनाए जाए, तो आप इनको भी देख लेंगे। जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसके बाद मैडम साजिदा क्लास लेंगी, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन फ्रीली आस्क इन ग्रुप, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस बारे में कोई सवाल होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ें हमें अच्छी तरह याद होती हैं। इसका मकसद सिर्फ एक रिवीजन करवाना था, ताकि हमें ये चीज़ें जो है दोबारा से हमारी याददाश्त में तरोताज़ा हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में। जी, ओवर टू यू मिस साजिदा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सर मेरी वॉइस का बता दीजिएगा कि क्लियर है। आज कुछ नेटवर्क का इशू है हमारी तरफ, तो हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम आज का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं PST का, और उससे पहले एक छोटी सी कोटेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की।
इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बेशक इल्म जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर है और इल्म की ताकत ज़्यादा है। कायद-ए-आज़म का ये बहुत खूबसूरत जो है कॉल है। इससे हम स्टार्ट लेते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन, सोसाइटी और कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में अफजाइश आबादी और तकसीम। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई पॉपुलेशन की पाकिस्तान में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान जो है वो एक गुंजान आबाद मुल्क है। आबादी की गुंजानियत से मुराद के 1 मुरबा किलोमीटर के रकबे में औसतन कितने अफराद बसते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। पहले 5 ममालिक में बिलतरतीब चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील शामिल हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013 एंड 14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की आबादी जो है वो 188.02 मिलियन है और इसमें 1.9% सालाना की शरह से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 132.3 मिलियन थी, जो कि 2014 में 188 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। आबादी के सिलसिले में 2 अहम बातों को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। एक, आबादी की तकसीम और दूसरे इसके बढ़ने की शरह। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी या गुंजानियत जो है 164 अफराद फी मुरबा किलोमीटर थी, जबकि जदीद अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी की मौजूदा गुंजानियत जो है 236 अफराद फी मुरबा किलोमीटर से ज़ायद है। यानी 1 मुरबा किलोमीटर पर मौजूद जो लोग रहते हैं वो 236 मुरबा किलोमीटर के हिसाब से। गोया रकबा वही है मगर आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान का शुमार गुंजान आबाद ममालिक में किया जाता है। 1950 में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क था। इस वक्त छठा बड़ा मुल्क है। अगर पाकिस्तान की आबादी में शरह इजाफा यही रहा तो 2050 तक पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी थी उसके हवाले से ये मालूमात है, एक जो है टेबल में ये दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि 2013-14 में पाकिस्तान की आबादी जो थी वो थी 188.02 मिलियन और पाकिस्तान की जो शहरी आबादी थी, जो लोग शहर में आबाद थे, वो थे 72.50 मिलियन। पाकिस्तान की दही आबादी जो थी, जो देहात में रहने वाले लोग हैं, देहात में जितनी आबादी थी वो थी 115.52 मिलियन। ख़वातीन की औसत उम्र जो बताई जाती है, जो सेंसस में है, वो है 66.9 ईयर्स और मर्दों की जो औसत उम्र इसमें जो बताई गई है वो 64.9 ईयर्स बताई गई है। ये 2013 और 14 के मुताबिक की आबादी के बारे में। सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानियत, सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की आबादी का 54% सूबा पंजाब में रहता है, जबकि पंजाब में 1 मुरबा किलोमीटर के इलाके में औसतन 499 अफराद बसते हैं। बलूचिस्तान में फी मुरबा किलोमीटर सिर्फ 28 अफराद बसते हैं। सिंध में औसतन 318 अफराद फी मुरबा किलोमीटर आबाद हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 339 अफराद फी मुरबा किलोमीटर आबाद हैं। तो
तो पंजाब में औसतन सबसे ज्यादा जो है आबादी रिकॉर्ड की गई। अब आ जाते हैं मर्दमशुमारी, सेंसस। सेंसस किसे कहते हैं? किसी मुल्क के मुतालिक बामकसद और कामयाब मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक ज़रूरी कवायद, मसलन कुल आबादी, इसकी इलाकाई तकसीम, शहरी व देहाती आबादी का तनासब, शहरा अफजाइश, फी किलोमीटर आबादी, तालीम तरबियत, तालीमी काबिलियत और लोगों के अहम पेशों वगैरह के मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी हैं। आबादी के इन कवायद को जानने का अमल जो है वो मर्दमशुमारी कहलाता है। मर्दमशुमारी उमूमन हर 10 साल बाद होती है। बरे सगीर पाको हिंद में पहली मर्दमशुमारी 1881 में हुई। पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक पाकिस्तान में 5 बार मर्दमशुमारी हो चुकी है, जिसकी तफसील जो है स्टेबल में है। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी का एक तरफ साल दिया गया और दूसरी तरफ आबादी। 1951 में 1951 में करीबन 33.7 मिलियन आबादी थी। 1961 में, ये 10 इयर्स के बाद का डिफरेंस है, 10 इयर्स का डिफरेंस होता है मर्दमशुमारी 10 साल के बाद। 1961 में करीबन 42.8 मिलियन थी। 1972 में करीबन 65.3 मिलियन, 1981 में करीबन 84.2 मिलियन और 1998 में जो करीबन 132.3 मिलियन थी। ये ग्राफ में भी दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा आप। आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। किसी मुल्क की आबादी की तकसीम और गुंजानियत एक जैसी नहीं होती। बाज़ इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा, बाज़ में बहुत कम और बाज़ में औसतन दर्जे की होती है। आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर बहुत सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं। इनमें कुछ तबई अवामिल और कुछ इंसानी अवामिल शामिल हैं। तबई अवामिल वो होते हैं जो कुदरत की तरफ से होते हैं और इंसानी अवामिल वो होते हैं जो इंसान के पैदा करता होते हैं, जिनकी तफसील जो है वो नीचे है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले जो है वो है जोग्राफियाई अवामिल। जोग्राफियाई अवामिल क्या होते हैं कि किसी इलाके की ज़मीन हमवार, नरम और ज़रख़ेज़ हो तो इसे आबाद करना आसान होता है। इसमें खेती बाड़ी और बागबानी के ज़रिए पैदावार और वसाइल ज़िंदगी बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। ऐसे इलाकों में रहना, घर बनाना और ज़रूरियाती ज़िंदगी हासिल करना निस्बतन जो है आसान होता है, इसलिए इन इलाकों में आबादी ज्यादा होती है। इसके बरक्स दुश्वार गुजार इलाके, पहाड़, जंगल या बंजर और बेआबो गया जमीन, बेआबो गया मीन जिसमें पानी मौजूद ना हो, जंगल हो, बेबान हो, पानी बिल्कुल ना हो, वहां पर जो है जमीन रिहाइश के लिए मौजूद नहीं होती। इसलिए ऐसे इलाकों की आबादी बहुत कम होती है। पाकिस्तान के मैदानी इलाके जिनकी मिट्टी ज़रख़ेज़ और काबिल काश्त है, वहाँ की आबादी गुंजान है, जैसे पाकिस्तान में दरिया सिंध का मैदान, पेशावर और मर्दान की वादी वगैरह। सेकंड नंबर पर है आबो हवा। जिन इलाकों की आबो हवा अच्छी हो वहाँ इंसानी सेहत अच्छी रहती है, बारिशें बर वक्त हो तो पैदावार ज़्यादा होती है और खुराक बकसरत मुयसर आती है, इसलिए इन इलाकों में अमूमन आबादी ज़्यादा होती है। बारिशें बर वक्त हों तो पैदावार ज्यादा होती है और खुराक बकसरत मुयसर आती है, इसलिए इन इलाकों में अमूमन आबादी ज्यादा होती है। बड़े बड़े कदीम शहर दरियाओं के किनारे ही आबाद हैं। मुतअद्दिल और नीम गर्म आबो हवा वाले इलाके जहां बारिशें ज्यादा होती हैं गुंजान आबाद होते हैं। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की आबो हवा शदीद सर्द है और सतह मुर्तफा बलूचिस्तान और सिराई इलाकों की आबो हवा निहायत गर्म है, जिसकी वजह से ये इलाके कम गुंजान आबाद हैं। सुबह पंजाब की शुमाली इलाकों और कराची की आबो हवा मुतअद्दिल है, जिसकी वजह से ये गुंजान आबाद है। नंबर 3 पर है मादनी वसाइल। वो इलाके जहां कीमती मादनियात पाई जाती हैं, मसलन कोयला, लोहा, तेल, गैस या कीमती पत्थर वगैरह, वहां रोजगार हासिल करने के लिए इंसानों की काफी तादाद जमा होती है। ऐसे इलाकों में नकलो हमल की सहूलतें भी मौजूद होती हैं। मादनी इलाकों के करीब कारखाने और फैक्ट्रियां भी कायम हो जाती हैं, बड़े बड़े सनती शहर वजूद में आ जाते हैं और आबादी बढ़ जाती है, जैसे पाकिस्तान में सतह मुर्तफा पोटोहार के इलाके वगैरह।
नंबर 4, आबी ज़खायर। दुनिया में ज्यादातर आबादी आबी ज़खायर के आसपास मौजूद है। मसलन बहरा अरब के साहिल पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद शहर कराची है। इसके अलावा सूबे पंजाब और सिंध में दरियाओं के आसपास ज्यादा आबादी है, जबकि आबी ज़खायर से दूर दराज इलाकों में पानी की कमी की वजह से आबादी कम है। नंबर 5, तजारती और सनती इलाके। जो मकामात या इलाके तजारती शाहराहों पर या इनके आसपास वाक़ हों, इनकी आबादी बढ़ जाती है। खुश्की के अलावा बहरी और हवाई रास्ते भी बहुत अहमियत रखते हैं। चुनांचे ऐसे शहर और इलाके जहां तिजारती मंडियों के अलावा बड़ी बंदरगाहें और हवाई अड्डे हैं, इनकी आबादी बढ़ जाती है। ऐसे इलाके जहां सनतें कायम होती हैं, वहां रोजगार के वसाइल मुयस्सर होते हैं, इसलिए यहाँ आबादी ज्यादा होती है। पाकिस्तान में फैसलाबाद सनती तरक्की की वजह से पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर बन गया है। कराची, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट वगैरह में ज्यादा आबादी होने की वजह यहाँ पर मौजूद सन्नतें हैं। नंबर 6, सियासी और माशरती हालात। ऐसे इलाके जहां सियासी हालात पुरसुकून हो, लोगों को माशरती आज़ादियाँ और माशी सहूलतें मुयस्सर हों, वहाँ आबादी ज़्यादा होती है। बाज़ दफ़ा सियासी, मजहबी या समाजी वजूहात की बिना पर आबादी के एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाती है। जिस तरह तकसीम के वक्त हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हिजरत करके आए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। डिवीजन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की तकसीम। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 72.50 मिलियन अफराद आबाद हैं, जबकि बाकी दही इलाकों में आबाद हैं। शहरी आबादी में देहाती इलाकों के मुकाबले में बिजली, गैस, टेलीफोन, सड़कों और तालीम वगैरह की सहूलतें ना सिर्फ बहुत ज्यादा बल्कि बेहतर भी होती हैं। मौजूदा दौर में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लोग न सिर्फ बेहतर तालीमी, तिब्बी और रोजगार की सहूलतों के लिए शहर का रुख करते हैं, बल्कि अपना मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए भी शहरों की तरफ नकलो मकानी को तरजीह देते हैं। गुज़िश्ता साल जिनमें शहरों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है, इनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, नवाबशाह, रावलपिंडी और गुजरांवाला शामिल हैं। पाकिस्तान में कुल आबादी का तकरीबन 2/3 देहात में आबाद है। देहात में रोजगार का ज्यादातर जो इन्हिसार होता है वो ज़राअत पर है। सॉरी, गुज़िश्ता साल जिन शहरों में आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है, इनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, नवाबशाह, रावलपिंडी, गुजरांवाला शामिल है। पाकिस्तान में कुल आबादी का करीबन 2/3 देहात में आबाद है। देहात में रोजगार का इन्हिसार ज्यादातर ज़राअत पर होता है। देहातों में जिंदगी की जदीद सहूलतों जैसे पानी, बिजली, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल्स और तिजारती मराकज़ का फुकदान होता है। दही इलाकों में माशी सरगर्मियां और रोजगार के मौके कम होने के बायस लोग तेजी से शहरों का रुख कर रहे हैं। नकल मकानी के इस रुझान के बायस शहरी इलाकों में आबादी का बोझ मुसलसल और परेशान कुन हद तक बढ़ रहा है, जिससे वहां रिहाइश, रोजगार, तालीम और तफरी, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी दीगर जरूरियात जिंदगी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। मसलन सालाना तरक्याती बजट में तालीम के लिए ज्यादा बजट मुख्तस करना, मिडिल स्कूलों को हाई जबकि हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी का दर्जा देना, तालीमी इदारों में निसाबी तालीम के साथ फनी और टेक्निकल एजुकेशन पर तवज्जो देना, तालीमी इदारों में पानी, सैनिटरी और तफरीह की सहूलतों को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो देना वगैरह। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के मुताबिक चारों सूबों की शरह ख्वानदगी इस तरह है।
सूबा जो है, सूबा पंजाब जो है, शरह ख्वानगी जो फीसद है वो है 62%, यानी 62% जो है पंजाब की शरह ख्वानगी है। शहरी में, शहर के जो लोग हैं वो 77% और जो देहात में है वो 55% है। सिंध में जो शरह ख्वानगी है वो 60% है, शहरों में, सिंध के शहरों में 77%, और जबकि सिंध के देहातों की शरह ख्वानगी जो है वो 42% है। नेक्स्ट है जी खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी शरह ख्वानगी 52% है टोटल, और उसमें शहरी आबादी जो है वो 66% जो है पर है, और जो दही आबादी में शरह ख्वानगी है वो 49% है। बलूचिस्तान की जो शरह ख्वानगी है वो 44% है, और शहर में जो रिकॉर्ड की गई वो 65%, और देहात की जो शरह ख्वानगी है वो 37% है। अब है एजुकेशन कंडीशंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल। हुकूमत पाकिस्तान तालीम को हर शहरी का बुनियादी हक समझती है और इसकी तरक्की के लिए भी कोशां है। तरक्की याफ्ता ममालिक के तजर्बात जाहिर करते हैं कि मजमूई कौमी आमदनी में इजाफा तालीमी शोबे की तरक्की से मशरूत है। मुआशी व मुआशरती हवाले से आगे बढ़ने के लिए तालीमी शोबे में सरमायाकारी अहमियत की हामिल है। तालीम और मुआशरती व मुआशी तरक्की बाहिमी तौर पर लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान में अगरचे एक तवील अरसे तक इस शोबे पर पूरी तवज्जो न दी गई, लेकिन अब तालीम की फ़रोग के लिए बेहतर मनसूबाबंदी की जा रही है। पाकिस्तान में 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक ख्वानदगी की शरह 16%, 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 45%, और 2013-14 की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शरह ख्वानदगी 60% पर है, जो चंद दीगर तरक्की पजीर मुल्कों के मुकाबले में अब भी कम है। मुआशी तरक्की में अफजाइश के लिए जरूरी है कि शरह ख्वानदगी ज्यादा हो। अब जी एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है हम देख लेते हैं। पाकिस्तान तालीमी ढांचे को हर झेल मराहिल में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 अव्वल जमात से पहले की तालीम प्रेप या कच्ची जमात की तालीम कहलाती है। इसमें अमूमन 3 से 4 साल के बच्चे शामिल होते हैं। जमात अव्वल से पंजुम तक प्राइमरी तालीम होती है, जो प्राइमरी और मस्जिद मकतब स्कूलों में बच्चों को दी जाती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हर गांव की सतह पर भी प्राइमरी स्कूल कायम किए जाएं ताकि तमाम लोगों को यकसा तालीम की सहूलत मुयस्सर आ सके। नंबर 2 पर है मिडिल सानवी व आला सानवी तालीम। पाकिस्तान में मिडिल की तालीम का सिलसिला 6ठी से 8वीं जमात और सानवी हिस्सा 9वीं से 10वीं जमातों तक चलता है, जबकि आला सानवी 11वीं और 12वीं जमातों पर मुश्तमिल होता है। आला सानवी तालीम का कोर्स 2 साल का है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की तालीम दी जाती है। 5वीं और 8वीं महकमा एजुकेशन की ज़ेर निगरानी मुनक्किद होते हैं, जबकि 9वीं से 12वीं जमातों के इम्तिहान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुनक्किद करवाता है। नंबर 3 जो है वो है यूनिवर्सिटी की तालीम। आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी तालीम शुरू हो जाती है, जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियां कायम हैं। यूनिवर्सिटी तालीम की कई अकसाम हैं। ये तालीम BA, BSc और MA, MSc, MPhil और PhD पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारे कॉलेजों में भी आला तालीम दी जाती है। पेशा तालीम के लिए तलबा को मुतलका पेशा वाराना कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। इस तरह कॉमर्स, ज़राअत और दीगर फ़नी उलूम की तालीम के हुसूल के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी कायम हैं। ये तो थी हमारी एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अब हम देख लेते हैं एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल क्या हैं।
पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। पाकिस्तान के अहम तालीमी मसाइल जो हैं वो है, नंबर 1 पे देखते हैं। पाकिस्तान अफराद आबादी के मसले से दो चार हैं, जिसकी वजह से तालीमी इदारों की कमी होती जा रही है और तलबा को तालीम हासिल करने के लिए मुनासिब मौके नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में तलबा की अक्सरियत गरीब और मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखती है। गरीब वालिदैन मुआशी बदहाली की बिना पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर हैं, जिससे तालीमी शरह में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा। नंबर 2 जो बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम है, सेहतमंदाना गैर निसाबी सरगर्मियों, खेलों, मुबाहिसों, मुशायरों, तकरीरों, मुज़ाकरों और मुतालती दौरों से तलबा की अखलाकी तरबियत, उनकी शख्सियत की तामीर होती है। हमारे तालीमी इदारों में इन सरगर्मियों की सहूलतें महदूद हैं, कम हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम, हमारे यहाँ वालिदैन की अक्सरियत अपनी औलाद को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहती है। इनके रुझान का ख्याल नहीं रखा जाता। तलबा को मजबूरन साइंसी मज़ामीन पढ़ने पड़ते हैं, जिससे इन पर नफ्सियाती दबाव पड़ता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, पाकिस्तान में तालीम के शोबे के लिए मुख्तस बजट भी बहुत कम है और हमारा शोबा तालीम असतिज़ा की कमी का भी शिकार है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है, हमारे इम्तहानी निज़ाम में कुछ नकाइस मौजूद हैं, जिनमें तलबा में रट्टा लगाने और नकल करने का रुझान, सवालिया पर्चियों का इम्तिहान से कबल आउट हो जाना, इम्तिहानी अमले का रवैया, वक्त की कमी, पर्चों को जांचने का तरीका वगैरह शामिल है। तलबा की जहनी इस्तेदाद और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए निज़ाम इम्तिहानात शफाफ और मौसर होने चाहिए। तालीमी इदारों में सियासी मुदाखलत से भी हमारा तालीमी मसाइल का शिकार है। तलबा बरह रास्त सियासत में मुलविस हो जाते हैं, जिससे इनका तालीमी मुस्तकबिल मुतासिर होता है। पाकिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में अलग अलग निसाब पढ़ाए जाते हैं, इससे भी तालीमी मसाइल जन्म ले रहे हैं। यकसा निज़ाम तालीम ना होने से पाकिस्तान में यकजहती और सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है। अब पाकिस्तान में जो है जदोजहद की जा रही है, स्टार्ट भी ले चुके हैं SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, और अभी इसी ईयर में जो है स्टार्ट भी किया है प्राइमरी लेवल पर। पाकिस्तान में अक्सर तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों मसलन साफ पानी, बिजली का मसला, सैनिटरी का नाकिस निज़ाम, हॉस्टल्स और ट्रांसपोर्ट की कमी जैसे मसाइल मौजूद हैं। इन मसाइल की वजह से भी बहुत से तलबा और तालिबात तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में तालीम के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाते हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स अब है जी, तालीमी मसाइल के हल के लिए तजावीज़। तालीमी मसाइल के लिए चंद अहम तजावीज़ जो हैं वो दर्ज झेल हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नए तालीमी इदारे कायम किए जाएं, तालीम के लिए मुख्तस बजट में इजाफा किया जाए, सारे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम राइज किया जाए, इम्तिहानी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, नकल और दूसरे नाजायज़ ज़राए का खात्मा किया जाए। तलबा को सियासी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए, वो सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दे। असातिज़ा इकराम की हौसला अफजाई की जाए, तमाम सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान, पीने के साफ पानी और दीगर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। निसाब में फ़नी और टेक्निकल मज़ामीन शामिल किए जाए, मदरसा स्कूलों में साइंस व दीगर राइज्ड उलूम भी पढ़ाए जाएं। तालीमी इदारों में सेहतमंदाना गैर निसाबी सरगर्मियों और समाजी मशागिल की सहूलतें फराहम की जाए। तलबा के रुझान के मुताबिक मज़ामीन पढ़ाए जाए। तलबा के इस्तराब ख़त्म करने के लिए तालीमी शोबे में इस्लाहात की जाएं। हुकूमती इक़दामात किए गए हैं, वो क्या हैं? तालीमी तरक्की को तेज़ करने के लिए हुकूमती इक़दामात, प्रेप से सानवी मैट्रिक जमातों तक मुफ्त तालीम और मुफ्त दरसी कुतुब की फरहमी, तलबा तालिबात को इब्तदाई तालीम के लिए वज़ाइफ फराहम करना, मुस्तकबिल के ज़रूरियात और साइंसी बुनियादों के पेश नज़र निसाब की तश्कील नौ करना, टेक्निकल, वोकेशनल और साइंसी तालीम के फ़रोग़ के लिए सरकारी और निजी शोबे से ताउन और इनकी भरपूर हौसला अफजाई करना।
अब है जी हेल्थ कंडीशंस इन पाकिस्तान। हेल्थ कंडीशंस को देख लेते हैं पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल कैसी है। पाकिस्तान में सेहत का महकमा सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में आता है, जिसका सरबराह वजीर सेहत है। वजीर सेहत सूबाई काबीना के साथ मिलकर सूबा भर के लिए पॉलिसियां तय करता है। पाकिस्तान में गाँव की सतह पर लेडी हेल्थ विजिटर्स फराइज सरंजाम देती हैं। प्राइमरी सतह पर बुनियादी सेहत के यूनिट्स और दही मरकज के मराकज में रूरल हेल्थ सेंटर्स कायम हैं। सानवी सतह पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इनके अलावा टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स बराह रास्त सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में हैं। मेडिकल कॉलेजों और मुख्तलिफ तिब्बी इदारों का क़याम। इस वक्त मुल्क में काफ़ी मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटियां कायम हैं जो तिब्बी तालीम की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में कायम है। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और मेडिकल और डेंटल कौंसिल इस्लामाबाद का क़याम अमल में लाया गया है। दिल के अमराज, बर्न यूनिट और जच्चा बच्चा की बहबूद के अस्पताल भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में कायम किए गए हैं, जो मरीजों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करके इनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अच्छा जी, इसमें है कि नेक्स्ट है बीमारियों की रोकथाम। पोलियो, चीचक, मलेरिया, तपेदिक, हैजा, कैंसर, जुजाम, एड्स और डेंगू जैसी मूजी अमराज के खात्मे के लिए पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा मुख्तलिफ ममालिक के तामुन से काम हो रहा है। पोलियो के खात्मे के लिए 1985 में मुहिम शुरू की गई, जो अब तक चल रही है। 2013-14 की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तिब्बी सहूलतों का एक जायजा इस टेबल में मौजूद है। इसको देखते हैं। पाकिस्तान में कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो 1096 बुनियादी सेहत के यूनिट जो हैं वो 5527 है। डिस्पेंसरियां जो हैं वो 53110 और दही सेहत के मराकज जो हैं वो 650 हैं। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद जो है वो 167759 है। रजिस्टर्ड डेंटिस्ट की तादाद 13716 है। ये 2013-14 की अदाद-ओ-शुमार की बात कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद रजिस्टर्ड नर्सेस की जो तादाद है वो 86183 है। हॉस्पिटल का एक बेड जो है वो 1647 अफराद के हिस्से में आता है। सिर्फ एक डॉक्टर 1099 अफराद के लिए मौजूद है, यानी एक डॉक्टर 1099 लोगों को देखता है। और एक डेंटिस्ट जो है वो 13441 अफराद के लिए मौजूद है। तो ये जो है 2013-14 के अदाद के शुमार के मुताबिक 13-14 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात हैं जो कि होने के बराबर। हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। हेल्थ के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन देखते हैं। अमराज की कसरत के मुकाबले में इलाज मुआवजे की सहूलियत महदूद और गैर मयारी है। पाकिस्तान में तिब्बी मसाइल की एक और अहम वजह अफराते आबादी है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इस अफराते आबादी ने पाकिस्तान के तिब्बी ढांचे को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है और मुल्क बेशुमार तिब्बी मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुजी व मुतादी अमराज की वजह से हर साल हजारों इंसान लुक़्मे अजल बन जाते हैं। मलेरिया, हैजा, तपेदिक के अलावा कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और आर्ज़ाई कल्ब वगैरह आम हो रहे हैं। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा सेहत की खराबी और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी को पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान में बीमारियों की एक अहम वजह मुख्तलिफ अशियाए खुराक में मिलावट है, जिसकी वजह से लोगों का मयार सेहत गिर रहा है। नाखवानदगी की वजह से लोगों में हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों से वाक़फ़ियत की कमी है। जगह जगह गंदगी और गलाज़त के ढेर लगे रहते हैं। मकानात हवादार और रोशन नहीं है, जो कि बीमारियों का सबब बन रहे हैं। सेहत के मसाइल का हल कैसे हो सकता है? हुकूमत को चाहिए कि वो शोबा सेहत के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करे।
अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की कमी को दूर किया जाए, अफराद आबादी पर काबू पाया जाए। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों से लोगों को वाकफियत दिलाई जाए, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा वगैरह जैसे मसाइल शोबा सेहत को दरपेश हैं, शरह आबादी को काबू में रखने के लिए भी मौसर इक़दामात किए जाए। अशियाए खुर्दनोश में मिलावट को ख़त्म करके इक़दामात किए जाए। गैर तरबियत याफ्ता अताई डॉक्टरों की हौसला शिकनी की जाए और अवाम में इनके खिलाफ शऊर बेदार किया जाए। नेक्स्ट है जी मेजर फीचर्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर। पाकिस्तानी मुआशरे और सकाफत की बुनियादी खुसूसियात। सकाफत किसे कहते हैं? सकाफत का मफहूम क्या है? किसी कौम की शनाख्त और उसकी सकाफत से की जाती है। किसी कौम के अफराद जब मुद्दतों से एक सरजमीन पर मिलजुल कर रह रहे हों तो उनके यहाँ मुश्तरका कदरें, रस्म व रिवाज, अंदाज़ ज़िंदगी, आइली कवानीन, तफरीहात, खेल, फ़नून और मजलिसी ज़िंदगी के उसूल देखे जा सकते हैं। यही खुसूसियात उस कौम को दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ और मुमताज़ बनाती हैं। सकाफत का ताल्लुक हर किस्म के इल्म, फ़नून, अकायद, कवानीन और रस्म व रिवाज से होता है। ये इंसानों के अफकार और अमाल से भी मुत्तलिक होती है। सकाफत एक जो है कुल होती है और किसी इलाके में रहने वाले इंसानों की इरादी व गैर इरादी अफ़ाल की बदौलत परवान चढ़ती है। इस तरह उन लोगों के अकायद, रस्म व रिवाज, इल्म फ़नून, कवानीन और माशरती रवैये इसमें शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे और सकाफत की नुमायां खुसूसियात जो हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे है माशरती कदरें, सोशल वैल्यूज़। पाकिस्तान के तमाम इलाकों और सूबों में आला और मुनफरिद व माशरती कदरें पाई जाती हैं। बुजुर्गों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत और ख़वातीन को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। लोग एक दूसरे के दुखों और खुशियों में शरीक होते हैं। दही इलाकों में बुजुर्गों पर मुश्तमिल पंचायतें बहुत से तनाज़ात को मकामी सतह पर हल कर लेती हैं, यानी कोर्ट कचहरियों तक नहीं जाते। वहाँ के जो बड़े होते हैं वो उन मसाइल को हल कर लेते हैं सुलह से। नंबर 2 है डाइट्स, ग़िज़ाएं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ग़िज़ाएं पसंद की जाती हैं। पंजाब और सिंध में सब्जियां, दालें, गोश्त और चावल बहुत मरगूब हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गोश्त, खुश्क व ताज़ा फल, गंदम, जौ और चावल खाने में इस्तेमाल होते हैं। पंजाब में दूध और लस्सी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहवा पसंद किया जाता है। सिजी और कढ़ाई गोश्त निस्फ सदी पहले खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब तक महदूद खुराक थी। अब पेशावर से कराची और कोयटा तक बराबर पसंद की जाती है। पाकिस्तानी लोगों की मरगूब ग़िज़ा गोश्त है। नंबर 3 है मजहबी हम आहंगी। बरसगीर में बुजुर्गान दीन ने इस्लाम फैलाया तो बहुत लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मौजूदा पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी पाई जाती है। इलाकाई, सूबाई, लिसानी, नस्ली और दीगर बुनियादें भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी की अहम तरीन पहचान जो है वो इस्लाम है। वो ज़ात पात, रंग, नस्ल और इलाके की इम्तियाजात को निस्बतन बहुत कम अहमियत देते हैं। पाकिस्तान का दस्तूर अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी के साथ साथ मजहबी रवादारी भी मौजूद है। नेक्स्ट है जी मखलूक सकाफत। माजी में पाकिस्तानी इलाकों में आकर बसने वाले लोगों का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से था। जो ग्रोह भी आया अपने हमरा अपनी रिवायत, रसूम, त्यौहार, लिबास, खुराक और जिंदगी गुजारने के अंदाज लेकर आया। इन गिरोहों ने एक दूसरे पर असर डाला और एक मिली जुली सकाफत उभरती गई। लिबास। पाकिस्तान के लिबास मौसमी और मजहबी ज़रूरतों के पेश नज़र तैयार किए जाते हैं। पंजाब के दही इलाकों में मर्द धोती, कुर्ता, शलवार, कमीज और पगड़ी इस्तेमाल करते हैं। औरतें जो है वो दुपट्टा, शलवार और कुर्ता पसंद करती हैं। शहरी इलाकों में शलवार, कमीज, पैंट, कोट और बास्केट का रिवाज है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा, सुबह बलूचिस्तान, सुबह सिंध में बड़े घेर वाली शलवार पहनी जाती है। औरतें कढ़ाई वाला लिबास पहनना पसंद करती हैं। शादी के मौके पर दुल्हन का लिबास बड़ा ही खूबसूरत तैयार किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी मेले और उर्स। पाकिस्तान में भर में
बेशुमार मेले और उर्स जो हैं हर साल मुनक्किद किए जाते हैं। ये मेले और उर्स हमारी सकाफत की अक्कासी करते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी, हज़रत फरीदुद्दीन शेखरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मादुलाल हुसैन जिसे मेरा चरागा के नाम से भी मशहूर है, हज़रत सैयदन शाह, हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह जो सिंध में है, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई सिंध में के उर्स और सिब्बी का सालाना मेला काबिल ज़िक्र है। उसके बाद खेल स्पोर्ट्स, पाकिस्तान क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश की टीमें दुनिया भर में मशहूर हैं। इन खेलों के टूर्नामेंट ज़िले, डिविजनल, सूबाई और मुल्की सतह पर मुनक्किद करवाए जाते हैं। गिलगित और शुमाली इलाकों में पोलो का खेल बेहद मकबूल है। उसके बाद मजहबी त्यौहार हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी मुसलमान है और इसमें जो है वो मजहबी त्यौहार मनाते हैं। इसमें ईदें आ जाती हैं और ईदें मनाई जाती हैं। ईद उल फित्र है, उसके बाद ईद उल अज़हा है। ये त्यौहार मनाए जाते हैं। रस्म व रिवाज, पाकिस्तान में अवाम मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मखसूस रस्म व रिवाज के मुताबिक अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमान बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद इसके कान में अज़ान दी जाती है। उसे मालूम है कि वो बफज़ल खुदा मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुआ है। किसी मुसलमान के फौत हो जाने पर रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब और ताल्लुक़दार मुतवफ़ी के घर जमा हो जाते हैं। नमाज जनाजा की अदायगी, फिर उसे दफन किया जाता है। इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी होती है। हमारे मुल्क में तमाम अक़लियतों को ये हकूक़ हासिल है कि वो अपनी मजहबी रिवायात के मुताबिक शादी ब्याह और अमवात की रस्में अदा करें। कोई पाबंदी नहीं है हमारे मुल्क में। उसके अलावा मुख्तलिफ फ़नून हैं। कराची में मज़ार कायद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, शाही किला और वाबडा हाउस, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, मस्जिद मोहब्बत खान और किला बिल एहसार, पेशावर में कायद अज़म रेडियंसी बिल्डिंग है, ज़ियारत है और कलात का किला। कलात अहम इमारतें हैं जो सयाहों के लिए कशिश का बाइस हैं। पाकिस्तान में दस्तकारियों को बहुत अहमियत हासिल है। मर्द ख़वातीन दस्तकारी का काम करते हैं, जिनकी बनाई हुई चीज़ें दूसरे ममालिक में जो है वो भेजी जाती हैं। उसके अलावा ख़त्ताती के फ़न में भी पाकिस्तान के नामवर ख़त्तातों ने बेमिसाल शाहकार तख्लीक किए हैं। मुग़ल और जदीद ज़मानों के मुसव्वरी और ख़त्ताती के फ़न पारे लाहौर के अजायब घर और शाही किले में देखे जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जनरल नॉलेज का भी है। हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट में हम देख लेते हैं जी नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। पाकिस्तान के इलाकाई ज़बानों में कई ऐसी ज़बानें आबाद हैं जो पहली ज़बान के तौर पर बोली जाती हैं। पाकिस्तान में पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी और उर्दू में 5 ज़बानों में हर एक से ज़्यादा 1 करोड़ बोलने वाली हैं। 1 करोड़ लोग बोलने वाले हैं। पाकिस्तान की तकरीबन सभी ज़बानें हिंद यूरोपीय ज़बान के ख़ानदानी हिंद ईरानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान की ज़बानों में कौमी ज़बान उर्दू है। अंग्रेज़ी के साथ साथ बाज़ाब्ता ज़बानों की भी तजवीज़ की गई है। इस मुल्क में मुतअद्दिद इलाक़ाई ज़बानें भी हैं, जिनमें पंजाबी है, सराइकी, पश्तो, सिंधी, बलोची, गोजरी, कश्मीरी, हिंद को, ब्राह्वी, शीना, बल्ती, ख्वार, डेहटकी, हरियाणवी और मारवाड़ी, वाकी और बरोहस्की शामिल हैं। इनमें से 4 सूबाई ज़बानें हैं, पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची। ये हमारा आज का टॉपिक था पीएसटी का, जो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जनरल नॉलेज को देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में आज हम लोग थोड़ा सा इन्फो जो है शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। वो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि 1947 से लेकर 2020 तक रहे कमांडर एंड चीफ। कौन कौन थे उसको देख लेते हैं। जनरल सर फ्रैंक मैसरवी 15 अगस्त 1947 था 10 फरवरी तक 1948 तक 10 फरवरी 1948 तक इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। जनरल सर डगलस डियोड ग्रेसी ये 11 फरवरी 1948 था 16 जनवरी 1951 तक रहे। 17 जनवरी 1951
उस्ताद 28 अक्टूबर 1958 तक जनरल मोहम्मद अयूब खान ने जो है वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी एज अ जनरल। 28 अक्टूबर 1958 ता 17 सितंबर 1966 जनरल मोहम्मद मूसा खान जो है वो अपनी सर्विसेज देते रहे। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान इन्होंने 17 सितंबर 1966 ता 20 सितंबर 1971 तक अपनी सर्विसेज दी। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान 20 सितंबर 1971 ता 3 मार्च 1972 तक तैनात रहे। जनरल टिक्का खान ये 30 मार्च 1972 ता 1 मार्च 1976 ये इनका टेन्योर था। जनरल मोहम्मद जिया इनकी जो ज्वाइनिंग हुई वो 1 मार्च 1976 और ये रहे 17 अगस्त 1988 तक। जनरल मिर्जा असलम बेग ये 17 अगस्त 1988 था 16 अगस्त 1991 तक जो है अपनी ड्यूटीज सरअंजाम देते रहे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 16 अगस्त 1991 था 8 जनवरी 1993 तक तैनात रहे। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ 12 जनवरी 1993 था 12 जनवरी 1996 तक अपनी सर्विसेज देते रहे। नेक्स्ट थे जी जनरल जहांगीर करामत जिनका टेन्योर था 12 जनवरी 1996 था 7 अक्टूबर 1998। जनरल परवेज मुशर्रफ का जो टेन्योर रहा वो 7 अक्टूबर 1998 था 28 नवंबर 2007। इसके बाद जनरल अशफाक परवेज कियानी 28 नवंबर 2007 था 28 नवंबर 2013 तक इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। इनके बाद जनरल राहिल शरीफ का टेन्योर स्टार्ट हुआ 29 नवंबर 2013 था 28 नवंबर 2016 तक ये रहे। उनके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा आए 29 नवंबर 2016 को और वो ये अब तक मौजूद हैं, ताहाल अभी भी ये अपनी सर्विसेज सरअंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट एक छोटा सी ट्रिक है, ये सार्क कंट्रीज हैं जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सार्क कंट्रीज के हवाले से इसको कैसे याद किया जाए। एक ट्रिक है MBBS पेन। अगर हम MBBS पेन को याद कर लें तो सार्क कंट्रीज हमें इजीली याद हो सकते हैं। M मीन मालदीव, B मीन बांग्लादेश, फिर B आ जाता है B भूटान, S आ जाता है श्रीलंका, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया एंड N नेपाल। MBBS पेन, ये MBBS पेन याद कर लें तो हमें सार्क कंट्रीज जो हैं आराम से याद हो सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट एक छोटी सी और ट्रिक है G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज को याद करने के लिए भी एक जो है ट्रिक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि G कंट्रीज है क्या। G कंट्रीज ये दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद तरक्की याफ्ता मईशतों पर मुश्तमिल है। इसमें 7 ममालिक हैं और ये जो है G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है ये मजबूत करने के लिए फोरम के तौर पर काम करता है। और G7 तरक्की याफ्ता जमहूरियत का एक गैर रस्मी ग्रुप है जो आलमी इक्तिसादी पॉलिसीज को मजबूत करने और दीगर बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए सालाना इजलास करता है। तो ये 7 ममालिक वही हैं जिन्हें G7 के नाम से जाना जाता है, ग्रुप 7 कंट्रीज। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अगर हम ये याद कर लें जूस विथ GF अगर हम कर लें तो हमें इजीली याद हो जाएगा कि J मीन जापान, U मीन USA, I मीन इटली, C
स्टैंड फॉर कनाडा, ई इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, जी जर्मनी, एफ फ्रांस, जूस विद जी एफ। तो हमें ये G7 कंट्रीज इजीली याद हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी नेमोनिक टू रिमेंबर एशियन कंट्रीज। हमें पता है एशियन कंट्रीज जो हैं हमें याद करने हो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। अगर हम याद कर लें MBBS प्राइवेट लिक, MBBS प्राइवेट लिक, तो अगर हम ये एक छोटी सी एब्रिविएशन बना लें इसकी, तो हम इजीली इसको याद कर सकते हैं एशियन कंट्रीज को। और एशियन कंट्रीज में ये देखें, M मलेशिया, B ब्रुनाई, B बर्मा, S सिंगापुर, P फिलीपींस, V वियतनाम, T थाईलैंड, L लाओस, I इंडोनेशिया, C कैम्बोडिया। तो इस तरह से हम आराम से इसको याद कर सकते हैं एशियन कंट्रीज को। MBBS प्राइवेट लिक, ये सर ने भी कुछ पहले डिस्कस किए थे, ये ट्रिक्स बताई थी, मिस नगीना भी अक्सर ये ट्रिक्स बताती रहती हैं, तो इससे जो है ये बहुत इजीली याद हो सकते हैं। अब हम जी डिस्कस करते हैं डैम को। डैम्स क्या है, डैम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। मतलब डैम एक रुकावट है जो पानी या ज़ेरे ज़मीन नदियों के बहाव को रोकती है, उसे डैम कहते हैं। लार्ज डैम क्या है, अ डैम विथ a height of 15 meters or greater from lowest foundation to crest, or a dam between 5 meters and 15 meters impounding more than 3 million cubic meter। यानी निचली बुनियाद से क्रस्ट तक 15 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाला डैम, या 5 मीटर और 15 मीटर के दरमियान एक डैम जो 3 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा का पानी को जखीरा कर सके, उसे लार्ज डैम कहते हैं। अब पर्पस ऑफ डैम्स क्या है, इसका मकसद क्या है, ये क्या करता है डैम। डैम आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस, ये मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज होता है। नंबर 1 इरिगेशन के लिए यूज होता है, नंबर 2 पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, नंबर 3 वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है, फ्लड जब आते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसके अलावा ये नेविगेशन के लिए यूज होता है और रिक्रिएशन के लिए भी ये यूज होता है। ये डैम की पर्पसेस हैं, मल्टीपल पर्पसेस हैं जिसके लिए ये डैम्स बनाए जाते हैं। अब जो पाकिस्तान के 10 डैम्स जो हैं, 10 बड़े डैम, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं मजीद इनकी पूरी डिटेल जो है आप लोगों को शेयर करूंगी इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में, कि कौन से डैम की कितना जो है एरिया है और किस तरह से बनाया जाता है, इसको जो है डिफाइन करूंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी लेक्चर में। अभी हम 10 जो हैं डैम्स को देख लेते हैं जो बड़े डैम हैं पाकिस्तान के। नंबर 1 मंगला डैम है, नंबर 2 तरबीला डैम है, नंबर 3 हब डैम है, उसके बाद मीरानी डैम है, उसके बाद है सबक जई डैम, गोमल डैम है, एलाई खावर डैम है, दोबर खावर डैम है, वर्सिक डैम है और खानपुर डैम है। ये 10 बड़े डैम है। इसके अलावा भी बहुत सारे डैम हैं जिसको मैं किसी और लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मालूमात पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुछ मालूमात। सबसे पहले पाकिस्तान के बानी कौन है, हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद जी सरकारी नाम क्या है पाकिस्तान का, सरकारी नाम इसका है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। योम आज़ादी जो मनाते हैं वो हम मनाते हैं 14 अगस्त, और ये आज़ाद जो हुआ था 1947 को हुआ था। योम पाकिस्तान 23 मार्च है। कौमी शायर हकीमुल उम्मत हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हमारे पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वो गुले यास्मीन, जिसे हम जैस्मीन के नाम से भी कहते हैं, चंबेली भी कहते हैं। कौमी लिबास हमारा शलवार कमीज है, जिना कैप है और शेरवानी है। कौमी दरख्त हमारा देवदार है। कौमी जानवर हमारा पाकिस्तान का मारखोर। कौमी परिंदा जो है वो चकोर है। कौमी मशरूब जो है वो गन्ने का रस है। कौमी नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद तरीन मकाम पाकिस्तान का केटू। सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध, और सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची। सबसे बड़ा बैंक जो पाकिस्तान का वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है।
बलिहाज रकबा सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है, और बलिहाज आबादी सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब है। अभी हम पीछे सेंसस में इसको भी पढ़ चुके हैं। सरबराह जो होता है, जो सरबराह होता है, और उसे जो है वजीर आजम कहते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान। और उसके बाद सूबे का आईनी सरबराह जो होता है वो जो आइन को देखता है वो गवर्नर है। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत था, इस्लामाबाद पाकिस्तान का मौजूदा दारुल हुकूमत है। आलमी मयारी वक्त GMT+5, GMT+5 एक बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। इसकी एक मैंने वीडियो जो है वो डाउनलोड की है। यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वो वीडियो मैं आपको जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो उसको जो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको GMT+5 पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर समझ ना आए तो फिर आप डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद हमारा मुल्की कोड जो है वो पाकिस्तान PK है। मोहनजोदड़ो जो है वो वादी सिंध की तहजीब के आसार जो कि लाड़काना में मौजूद है। हड़प्पा जो है वादी सिंध की तहजीब के आसार कहाँ मिलते हैं? साहिवाल में मिलते हैं। टेक्सला गंधारा तहजीब का मरकज रावलपिंडी है। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान के आसार कदीमा में शामिल है। उसके बाद कोट डेजी सिंध में है, और उसके बाद शाही किला लाहौर पंजाब में है। शालीमार बाग जो है वो लाहौर पंजाब में है। मकबरा जहांगीर लाहौर पंजाब में है। मकरी का कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान ठट्ठा में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिस्ट्री के हवाले से आते हैं, यहाँ से आ सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है किला दारावड़ बहावलपुर पंजाब में है। फारूक आजम किसे कहते हैं? फारूक आजम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित को कहा जाता है। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर दी ग्रेट को कहा जाता है। अकबर आजम तीसरे मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर को कहा जाता है। कायद आजम जो है वो बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी एक ट्रिक है, नियरेस्ट टू द सन, जो ये प्लैनेट्स के हवाले से, हम प्लैनेट्स के नाम कैसे याद करें, तो एक छोटी सी ट्रिक है ये भी, इसको देख लें। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। हम इसको अगर याद कर लें तो हमें आराम से इससे रिलेट हमारे जो प्लैनेट्स के नेम्स हैं वो याद हो जाएंगे। माई एम Mercury, very Venus, educated Earth, Mother Mars, just Jupiter, served Saturn, us Uranus, Noodles, Neptune। ये हमारे 8 सैयारे जो हैं आराम से इससे कवर हो सकते हैं, याद हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 8 सैयारे हैं। अगर हम निज़ाम शमसी में देखें तो एक लास्ट सैयारा प्लूटो था, जो कि जियोलॉजिस्ट का कहना है जब सर्वे किया गया, सर्च किया गया, सर्चिंग की गई, तो प्लूटो जो था सबसे छोटा सैयारा, उसको जब रिसर्च के दौरान पता चला कि वो इसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जो कि प्लैनेट्स में होनी चाहिए, तो इसलिए उसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। अब जो है निज़ाम शमसी के जो है सोलर सिस्टम में 8 सैयारे हैं, 9वां सैयारा प्लूटो इसका हिस्सा नहीं रहा। हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया है और हमारा लेक्चर भी एंड हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की कौमी शायरा का नाम क्या है? मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया है ये तमाम स्टूडेंट से, कोई मुझे ये सर्च करके जरा बताए। और मैम ये एक माइक ओपन कर रही हूँ शमसा का, इसका जी 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 मिस शमसा। जी माइक ऑन है मिस शमसा, आपको क्वेश्चन करना है तो करें प्लीज। मिस शमसा प्लीज।